So let's start this session today. In last session we were talking about MapReduce programming, and I hope you understand how to write a MapReduce application in Python. Is there any doubt on MapReduce application? कोई भी डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो आप MapReduce के रिगार्डिंग जो एप्लीकेशन में डेवलप करी थी. आज अपन एक दो स्क्रिप्ट्स और लिखेंगे MapReduce की, एंड देन अपन क्या करेंगे उसके बाद नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द यार्न. और कल अपन जो बात करेंगे, कल अपन डेटा इंजेस्ट टूल की बात करेंगे. तो डेटा इंजेस्ट टूल्स की अपन बात करेंगे. तो उसमें अपने पास कुछ टूल्स आते हैं, जैसे स्कूप आता है, फ्लूम आता है, फिर अपन हाइव की बात करेंगे. तो ये अपने नेक्स्ट टॉपिक्स हैं जो अपन कवर करेंगे हडूप के अंदर. स्कूप, फ्लूम एंड हाइव, इनसे अपन डेटा कलेक्ट करते हैं. देखो अभी अपन डेटा कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, अपन फाइल्स को अपलोड करते हैं HDFS के अंदर कमांड चला के, लाइक HDFS DFS-put, या अपन डायरेक्टली फाइल्स अपलोड कर रहे हैं अपने HDFS डेटा स्टोर के अंदर. तो HDFS में भी अपन मैन्युअली फाइल अपलोड कर रहे हैं. पर अगर आप किसी एप्लीकेशन फ्लो को देखो, इंडस्ट्री में देखो कि डेली अपन कितनी सारी ट्वीट्स करते हैं, डेली आप कितनी सारी फोटोज अपलोड करते हो फेसबुक पे. तो क्या होता है कि फेसबुक वगैरह ने भी सारा डेटा बिग डेटा में स्टोर करते हैं एनालिसिस करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए. बट जो डेटा इनिशियली वो गेट करते हैं या इंजेस्ट करते हैं, या डेटा कलेक्शन की अपन बात करें, अपन डेटा साइंस में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, डेटा कलेक्शन पढ़ते हैं. तो उसके लिए भी अपने को कुछ ना कुछ टूल्स कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर अपने को क्रिएट करने पड़ते हैं, जिनके थ्रू अपन क्या कर सकें, लाइव डेटा को कलेक्ट कर सकें. जब तक डेटा कलेक्ट नहीं होगा अपन उसको प्रोसेस नहीं कर सकते. तो डेटा कलेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो उसके लिए अपन इन सारे टूल्स को यूज़ करते हैं. स्कूप, फ्लूम वेरी फेमस, हाइव अपन यूज़ करेंगे. आगे अपन स्पार्क स्ट्रीमिंग भी यूज़ करेंगे. तो स्पार्क स्ट्रीमिंग इज ऑल्सो पॉपुलर टू जस्ट गेट डेटा. ओके, और फिर अपन उसके बाद और कुछ और टूल्स की बात करेंगे, जो जैसे स्पार्क की बात करेंगे. अपन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं. अभी डेटा इंजेस्ट के बाद में वापस से अपन स्पार्क पे आएंगे और स्पार्क एप्लीकेशन बनाएंगे. अभी तो अपन मैपरेड्यूस एप्लीकेशन बना रहे हैं. अभी इंडस्ट्री में मैपरेड्यूस इतना यूज़ नहीं हो रहा है, इंडस्ट्री में स्पार्क काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है. तो स्पार्क एप्लीकेशन अपन पढ़ेंगे. स्पार्क के अंदर अपन स्पार्क पे काम करेंगे यूजिंग पाइथन. ठीक है. तो अभी तक कोई डाउट है किसी को, कोई भी इशू है, लाइक इंस्टॉलेशन से लेके कॉन्फ़िगरेशन से लेके कोई भी इशू तो आप बता सकते हो, अपन उसको रिजोल्व करते हैं. और एक छोटा सा कोड अपन लिखते हैं आज, स्क्रिप्ट बनाते हैं एक अपन डेटा को प्रोसेस करने के लिए, फिर अपन आगे चलते हैं. और देखो पाइथन इंस्टॉल भी आपको करना है सिस्टम में, तो वो भी बहुत सिंपल चीज़ है. मैंने डाउनलोड्स के अंदर पाइथन इंस्टॉल कर रखा है और पाइथन डाउनलोड कर रखा है अपन ने. एनाकोंडा 3 की SH फाइल अपने बहुत पहले डाउनलोड करी थी, अगर आपको याद हो. फायरफॉक्स से अपन ने इसको डाउनलोड किया था anaconda.org से .sh फाइल को, पर अपन इंस्टॉल नहीं किया था. तो अपन पाइथन भी इंस्टॉल कर लेते हैं फटाफट, तब तक आप लोग डाउट पूछ सकते हो. तो सबसे पहले तो अपन chmod कमांड चलाएंगे, एग्जीक्यूट की परमिशन देंगे किसको, अपनी एनाकोंडा वाली फाइल को. तो अपन लिखा chmod +x, यानी हमें एग्जीक्यूटिव परमिशन देनी है इस पर्टिकुलर फाइल को. जैसे आप एग्जीक्यूटिव परमिशन देते हो, आपका फाइल का कलर चेंज हो जाता है, वो ग्रीन कलर में हो जाता है. यानी क्या कर सकते हो, फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हो. तो ये अपने लिए एक बेनिफिशियल रहता है. एंड उसके बाद में अगर अपन बात करें तो अपन इसको सिर्फ एग्जीक्यूट करेंगे. और ध्यान रखना आप sudo कमांड से इसको एग्जीक्यूट करना, क्योंकि अपन पाइथन को पूरे सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहते हैं, सिर्फ हडूप यूजर के लिए इंस्टॉल नहीं करना चाहते. तो कोई भी चीज़ अगर आप सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको रूट यूजर से इंस्टॉल करना चाहिए. ऐसे अपन यहाँ पे हडूप यूजर से उसको इंस्टॉल कर रहे हैं. तो अपन ने यहाँ पे sudo कमांड चलाई और sudo से अपन रूट के थ्रू काम करेंगे. तो अपन ने कमांड रन करी, ये बोल रहा है प्रेस एंटर टू कंटिन्यू. एंटर प्रेस किया. देखो लाइसेंस है, हर एक कंपनी अपना एक लाइसेंस प्रोड्यूस करती है, जिसमें अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखती है कि कैसे आप उनके सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो, कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, क्या क्या प्राइवेसी पॉलिसीज़ है. तो उनकी अपन बात करते हैं. यहाँ पे आप देखोगे तो इसको अपन, अगर आप पूरा रीड करना चाहो पूरा रीड कर सकते हो, या फिर आप क्यू प्रेस करके क्विट कर सकते हो कि आपको रीड नहीं करना है, आपको एक्सेप्ट करना है. तो मैंने क्यू की प्रेस करी और क्यू प्रेस करते ही अपने पास अपने क्विट कर दिया, और यहाँ से अपन एक्सेप्ट कर लेंगे लाइसेंस को. तो अपन ने लाइसेंस को एक्सेप्ट किया और यस करके अपन एंटर मार देंगे. अब देखो इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप कौन सी लोकेशन पे इंस्टॉल करोगे. तो बाय डिफ़ॉल्ट देखो लोकेशन क्या आ रही है, अपना
जो एनाकोंडा है या जो पाइथन है, एनाकोंडा पाइथन जो अपन यूज़ करेंगे, जुपिटर नोटबुक्स अपन यूज़ करेंगे, तो उसके लिए डिफ़ॉल्ट लोकेशन क्या दे रहा है कि स्लैश रूट के अंदर एनाकोंडा 3 में आप क्या करोगे, उसको इंस्टॉल करोगे आपकी एप्लीकेशन को। तो रूट के अंदर एनाकोंडा 3 में अगर अपने इंस्टॉल किया तो चूंकि ये अपने रूट यूज़र की होम डायरेक्टरी में है, तो इसको अपन बाद में यूज़ नहीं कर पाएगा, हडूप यूजर इसको यूज़ नहीं कर पाएगा, या अदर यूजर से आप इस पाइथन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो, क्योंकि रूट एप्लीकेशन में स्लैश रूट अपने रूट की होम डायरेक्टरी है, और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ रूट यूजर ही इसको एक्सेस कर सकता है। तो अपने को इस पाइथन को ऐसी लोकेशन पे इंस्टॉल करना है जहाँ से हर एक यूज़र, सिस्टम का हर यूज़र पाइथन को एक्सेस कर सके। अपने हडूप इंस्टॉल किया था, तो अपने हडूप कहाँ इंस्टॉल किया था, यूज़र लोकल में। उसका एक रीज़न था कि कोई भी यूज़र हडूप एक्सेस कर सकता है। हालांकि अगर आपको हडूप प्रॉपर यूज़र के थ्रू चलाना है तो आपको हडूप को कहाँ कॉपी करना चाहिए था, आपकी होम डायरेक्टरी में स्लैश होम स्लैश हडूप में आपको हडूप इंस्टॉल करना चाहिए था, पर अपन इसको जनरल इंस्टॉल कर दिया ताकि किसी भी यूज़र से काम करें तो वो वर्क करें। तो अपन यहाँ पे लिख रहे हैं कि स्लैश यूजर स्लैश लोकल, ये अपनी डिफ़ॉल्ट थर्ड पार्टी लाइब्रेरी होती है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने सॉफ्टवेयर वगैरह को इंस्टॉल कर सकते हो। तो स्लैश यूजर स्लैश लोकल, और वहाँ पे अपन अपना क्या डाल देंगे, अपने फोल्डर का नाम डाल दोगे आप कि हमें एनाकोंडा 3 नाम के फोल्डर में पाइथन को इंस्टॉल करना है। तो देखो, जब भी काफ़ी लोगों को पाथ में प्रॉब्लम आती है, जैसे आपने जावा इंस्टॉल किया और आपका जावा वर्क नहीं कर रहा है, तो उसका रीज़न क्या होता है कि आपने जिस डायरेक्टरी में जावा को इंस्टॉल किया है, जिस लोकेशन में जावा को इंस्टॉल किया है, वो लोकेशन रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी लोकेशन को अपन कहाँ पे ऐड करेंगे, अपने पाथ वेरिएबल में ऐड करेंगे। तो उसका फ़ायदा ये होता है, पाथ वेरिएबल में ऐड करने से फ़ायदा ये होगा कि अपन जब भी पाइथन यूज़ करेंगे तो अपन लेटेस्ट पाइथन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी लोकेशन चेंज कर दोगे, स्लैश यूजर लोकल एनाकोंडा 3 एंटर मारा, तो देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट अपना प्रीफिक्स इसने सेट कर लिया है कि यहाँ पे इंस्टॉलेशन करना है। अभी ये क्या करेगा, अनपैक करेगा, यानी एक्सट्रैक्ट करेगा एनाकोंडा के पैकेज को, और जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं पाइथन के रिगार्डिंग, जितनी भी लाइब्रेरी है पाइथन की, पाइथन का इंटरप्रेटर है, उन सारी फाइल्स को ये कॉपी कर देगा इस डायरेक्टरी के अंदर, स्लैश यूजर लोकल एनाकोंडा 3। एक्चुअली जैसे अपने हडूप कॉपी किया था, तो हडूप का जो भी लाइब्रेरी है, जो भी कोड है हडूप का, वो पूरा अपना स्लैश यूजर लोकल हडूप में रखा हुआ है। वैसे ही पाइथन जितना भी कोड है पाइथन को रन करने के लिए जो अपने को नीड पड़ेगी फाइल्स की, वो सारी आपकी स्लैश यूजर लोकल एनाकोंडा 3 में इंस्टॉल हो जाएगी। और इस एनाकोंडा 3 फोल्डर के अंदर आपको एक बिन फोल्डर मिलेगा, जिस फोल्डर में पाइथन का स्क्रिप्ट रहेगा या पाइथन का इंटरप्रेटर रहेगा, जिसे अपन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसको अपन कंटिन्यू करते हैं, अनपैक कर रहे हैं पेलोड को, प्लस एक्सट्रैक्टेड। तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ डेटा सेट चाहिए, वैसे अपन विंडोज से भी अपलोड कर सकते हैं, पर क्योंकि अपने को इंस्टॉल करना ही है पाइथन आगे, स्पार्क भी अपन यूज़ करेंगे, तो उसके लिए अपन यहाँ पे पाइथन इंस्टॉलेशन को देख रहे हैं कि कैसे अपन पाइथन इंस्टॉल करेंगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। काफ़ी स्लो वर्क कर रहा है ये, कोई बात नहीं, मैं एक नया शेल खोल लेता हूँ। जब तक ये चल रहा है 100% होगा ये, तो इसको चलने दो क्योंकि टाइम लगेगा इसमें। तो अपन तब तक एक अलग शेल पे काम कर सकते हैं। आप कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस कर सकते हो, तो उससे क्या होगा, आपको एक नई शेल मिल जाएगी। तो नई शेल मतलब एक नया टर्मिनल अपने को मिल जाएगा जहाँ पे अपन अलग काम कर सकते हैं। तो जैसे 2 पावर शेल आप ओपन कर सकते हो, वैसे ही अपने एक नई बेस शेल ओपन कर लिए। तो यहाँ पर तो चल ही रहा है, अपने इसको चलने देते हैं, यहाँ पर अपन काम करते हैं। तो देखो, मैप रिड्यूस की हम बात कर रहे थे, तो मैप रिड्यूस में बहुत सिंपल आर्किटेक्चर है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होती है अपने पास। अपन जो भी स्क्रिप्ट्स लिखते हैं उसको 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। एक अपना मैप पार्ट होता है, मैप पार्ट में अपन सारे ट्रांसफॉर्मेशंस को लिखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशंस यानी आपको ग्रुप बाय ऑपरेशन लगाना है, आपको किसी का स्क्वायर करना है, आपको किसी डेटा का टाइप चेंज करना है, मेल फीमेल का टाइप चेंज करना है, उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा अपन को करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है। रिड्यूस अपना एक्चुअल लॉजिक होता है, स्टेटिस्टिकल फंक्शंस होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एग्रीगेशन फंक्शंस। तो एग्रीगेशन फंक्शंस के लिए अपन क्या करते हैं, अलग से कोड लिखते हैं जिसे रिड्यूस कोड बोलते हैं। और इन दोनों के अंदर अपना डिफरेंस क्या है कि जो मैप का आउटपुट है वो रिड्यूस को एज ए इनपुट फीड होता है। तो जो मैप का आउटपुट जो भी जनरेट होगा वो अपने रिड्यूस को एज ए इनपुट जाएगा। तो आप जब भी कोड लिखते हो तो आप ये सोचते हो कि मैप को इनपुट कहाँ से मिलेगा, HDFS से। तो वापस आपको बता देता हूँ मैं कि अपना जो HDFS में जो फाइल्स रखी हुई है उन फाइल्स को डायरेक्टली अपना मैप रीड करेगा, और फिर मैप जो आउटपुट जनरेट करेगा वो आपके रिड्यूस को मिलेगा, और जो भी आउटपुट जनरेट होगा अपना रिड्यूस से वो आपका वापस से कहाँ जाएगा, HDFS में जाएगा। तो इसको ध्यान में रख के आप अपना कोड लिखते हो। और दूसरी चीज़ का ध्यान रखनी पड़ती है अपने को कि HDFS में अपने को जो मैप को इनपुट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, की वैल्यू फॉर्मेट में मिलेगा। यहाँ पे की का मतलब है लाइन नंबर, की एक लाइन मिलेगी और हर लाइन एक्चुअली वैल्यू है। तो आपको मैप में लॉजिक लगाने के आपको क्या काम करना है,
उसके हिसाब से आप लॉजिक सोचोगे और वापस से जो अपना आउटपुट जनरेट होगा वो की वैल्यू पेयर में ही जनरेट होगा। की वैल्यू पेयर का मतलब है कि मैप में एक आप यूनिक की बनाओगे जिस की के बेस पे आप रिड्यूस ऑपरेशन लगाना चाहते हो। तो रिड्यूस ऑपरेशन हमेशा की बेस होगा। तो आप यहाँ से एक की सेलेक्ट करोगे मैप ऑपरेशन में कि कौन सी की के बेसिस पे मेरे को रिड्यूस लगाना है और उस की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी। तो ये की वैल्यू पेयर आउटपुट मिलेगा अपने को मैप में। इसी की वैल्यू पेयर को इनपुट लेगा अपना रिड्यूस का कोड, एंड वो रिड्यूस कोड क्या करेगा, इनपुट लेके आपको की वैल्यू पेयर में आउटपुट देगा। या की वैल्यू पेयर में ले लो या किसी भी फॉर्म में आउटपुट ले लो, वो आपके रिड्यूस पर डिपेंड करता है। बट बेसिकली अपन की वैल्यू पेयर में आउटपुट जनरेट करते हैं जो कि आपके HDFS में जाके स्टोर होते हैं। तो यहाँ तक अगर इस प्रोसेस में किसी को प्रॉब्लम है या किसी को डाउट है तो पूछो। कोई भी डाउट है किसी को? आई थिंक आपको अभी आपने प्रैक्टिस करी होगी, 2 वीक हो गए, तो काफ़ी समझ में आ चुका होगा कि हडूप कैसे काम करता है, कैसे आपको फाइल्स अपलोड करनी है, डाउनलोड करनी है, कैसे आपको उसमें कोड को एग्जीक्यूट करना है। आई थिंक ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने इंस्टॉल कर दिया है एनाकोंडा को। इधर सेकंड पार्ट में अपन देख रहे हैं पुरानी शेल में, तो ऑलमोस्ट एनाकोंडा इंस्टॉल हो चुका है। पर एनाकोंडा इंस्टॉल होने का मतलब क्या है? इसका इंस्टॉल होने का मतलब है कि अपन व्हाट हैपन, देखो एनाकोंडा इंस्टॉल होने का मतलब है कि इसका इसका मीनिंग है कि अपने पास /user लोकल एनाकोंडा 3 नाम से एक फोल्डर मिल गया है। उस फोल्डर में पाइथन के रिगार्डिंग सारी चीज़ें रखी हुई है। आपको यहाँ पे बिन फोल्डर भी मिलेगा। उस बिन फोल्डर में आप ls करोगे तो आपको पाइथन की कमांड मिलेगी। जैसे मैं ls पाइप ग्रेप कमांड और अपन पाइथन सर्च करते हैं, तो ls तो अपनी कमांड है जो कि जितनी भी फाइल्स और डायरेक्टरीज है करंट फोल्डर के अंदर उनको लिस्ट करेगा। और ग्रेप कमांड क्या होती है? पैटर्न सर्चिंग के लिए काम लेते हैं अपन। कोई भी पैटर्न सर्च करना है, आउटपुट के अंदर आपको सिर्फ वो लाइन शो करनी है जिनमें पाइथन आ रही है, तो ये पाइथन को सर्च करेगा हर एक आउटपुट में, और जिन जिन आउटपुट में पाइथन आ रहा है सिर्फ उन आउटपुट को यहाँ पे लिस्ट करेगा, अदर को लिस्ट नहीं करेगा। तो आप देख रहे हो अपना कमांड मिल रही है IPython3 पाइथन 3 पाइथन 3.8। तो बेसिकली जैसे अपन अभी चेक करें कि करंट पाइथन वर्जन क्या है अपने पास, तो अपने पास पाइथन 3 कमांड है, उसमें अपन IPython वर्जन चेक करें तो अपने आ रहा है पाइथन 3.6.8। ये अपनी डिफ़ॉल्ट पाइथन है जो अपन सिस्टम से यूज़ कर रहे हैं, या इसको अपन क्या बोलते हैं कि bin एनवायरमेंट या bin लोकल यूज़र लोकल bin, और अपन एनवायरमेंट यूज़ करते हैं कमांड कि env कमांड है अपनी, और उस env कमांड से अपन क्या रन करते हैं, पाइथन को एग्जीक्यूट करके हाइफन वर्जन चेक करते हैं पाइथन 3 को। तो अगर आप चेक करोगे तो आपको ये बता रहा है कि बेसिकली ये env नहीं ले रहा है, मैंने यूज़र लोकल बिन लगा दिया, यूज़र बिन आएगा। तो पाइथन 3.6.8 दिखा रहा है कि सिस्टम में अभी कौन सी पाइथन चल रही है, 3.8 चल रही है, 3.6.8 चल रही है। अब अगर आप करंट डायरेक्टरी की बात करो तो डॉट / होता है करंट डायरेक्टरी, और अभी अपन कहाँ बैठे हुए हैं, PWD चेक कर लो कि यूज़र लोकल एनाकोंडा 3 के बिन में बैठे हुए हैं। करंट डायरेक्टरी में जो पाइथन है, पाइथन 3 है, उसका वर्जन कौन सा है वो आप चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3.8.5। तो अपने पास 2 पाइथन अवेलेबल है सिस्टम में करंटली। एक अपने पास है पाइथन 3.6 जो कि डिफ़ॉल्ट है सिस्टम की, और एक अपने पास है पाइथन 3.8 जो कि अपन ने क्या करा है, जिसको इंस्टॉलेशन किया है अभी। तो अपने भी ये पाइथन यूज़ करनी चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट एनवायरनमेंट में कौन सी पाइथन उठा रहा है, वो पुरानी वाली पाइथन उठा रहा है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट अपडेट करना पड़ेगा। और हमेशा एनवायरनमेंट अपडेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपनी जो करंट लोकेशन है जहाँ पे अपने पास क्या रखा हुआ है, करंट फोल्डर रखा हुआ है, उस लोकेशन को अपन यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ से cd करके होम डायरेक्टरी पे गया, sudo vim etc basrc फाइल में अपन गए, और वहाँ पे क्या चेंज करेंगे basrc में, जैसे अपने जावा के लिए चेंज किया था वैसे अपन पाइथन के लिए चेंज कर सकते हैं कि एक्सपोर्ट पाइथन होम, और वहाँ पे अपन डाल देंगे कि /user लोकल, और एनाकोंडा 3 नाम से अपन ने पाइथन को इंस्टॉल किया है। तो ये अपना पर्टिकुलर लोकेशन हो जाएगी पाइथन होम की, कि एक्सपोर्ट पाइथन होम, यहाँ पे पाइथन अपन इंस्टॉल किए, और आप कर सकते हो एक्सपोर्ट पाथ वेरिएबल आप ऐड कर सकते हो कि हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पाइथन का जो होम है, या पाइथन होम वेरिएबल मत बनाओ, पाइथन इंस्टॉल वेरिएबल बना दो कि पाइथन अपने कहाँ इंस्टॉल करी है, क्योंकि पाइथन होम एक एनवायरनमेंट वेरिएबल होता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे।
तो पाइथन होम अगर आप चेंज करोगे तो बहुत सारी चीज़ें सिस्टम में चेंज हो जाएगी। तो बेसिकली पाइथन इंस्टॉल नाम से एक वेरिएबल बना लो और यूज़ कर लो कि पाइथन जहाँ पे भी इंस्टॉल्ड है पाथ के अंदर उसे ऐड कर दो कि जहाँ पाइथन इंस्टॉल्ड है उस डायरेक्टरी के अंदर एक बिन डायरेक्टरी है जहाँ पे पाइथन की कमांड रखी हुई है और उसको हमें अपने पाथ में ऐड करना है और जो एग्जिस्टिंग पाथ है पुराना पाथ है उसको हमें बाद में यूज़ करना है। तो यहाँ पे अपन क्या सेट कर रहे हैं, यहाँ पे अपने जावा के एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करे थे etc बेस आरसी में जावा एनवायरमेंट वेरिएबल्स और यहाँ पे अपन ने किसको सेट किया है, यहाँ पे अपन ने अपने पाइथन एनवायरमेंट वेरिएबल सेट किया है पाइथन एनवायरमेंट वेरिएबल्स यानी अपन एनवायरमेंट वन पाइथन को अपडेट कर रहे हैं। एस्केप की प्रेस करोगे, सेव एंड क्विट करोगे और उसके बाद में अपन क्या लिखते हैं, सोर्स लिखते हैं कि सोर्स etc बेस आरसी। तो जैसे काम करेंगे अपनी फाइल सोर्स हो जाएगी। और अब अगर आप चेक करोगे कि पाइथन 3-, वर्जन कौन सा आ रहा है तो दैट विल बी पाइथन 3.8। इवन पाइथन कमांड भी मिल जाएगी अपने को क्योंकि अपने देखा था कि पाइथन स्क्रिप्ट भी रखी हुई है कहाँ पे, अपने पाइथन 3.8 के बिन फोल्डर में एक पाइथन नाम से भी स्क्रिप्ट रखी हुई है। तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये समझ में आपको पाइथन इंस्टॉलेशन में कोई डाउट है किसी को, फटाफट रिस्पॉन्स करो फिर आगे चलें अपन। और पाइथन 3.8 इंस्टॉल हो गया, इसका मतलब अपन एनाकोंडा इंस्टॉल किया है तो अपन जुपिटर नोटबुक भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आप सीधा जुपिटर नोटबुक कमांड चला सकते हो और जैसे अपनी नोटबुक ओपन होती थी विंडोज़ में वैसे ही आपकी नोटबुक यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो यू कैन जस्ट सी ये अपने पास अपनी होम डायरेक्टरी में नोटबुक ओपन हो गई है और यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, न्यू नोटबुक क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर न्यू पे क्लिक किया, पाइथन 3 की नोटबुक अपने को चाहिए वो अपन ने क्रिएट करी, रीनेम कर सकते हो। जुपिटर इंस्टॉलर आप डाउनलोड कर लेना, आई विल शेयर द लिंक टू डाउनलोड जुपिटर इंस्टॉलर। और बहुत सिंपल है, लाइक मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ से। .sh फाइल क्या थी अपनी, कुछ नहीं है, आपको anaconda.org पे जाना है। जब आप anaconda.org पे जाओगे दिस इज द ऑफिशियल साइट जो कि अपना एनाकोंडा का पैकेज अपन डाउनलोड करना है। तो anaconda.org पे आपको जाना है और यहाँ से डाउनलोड एनाकोंडा पे जाओगे आप तो आपको नीचे ऑप्शन मिलते हैं कि आपको किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड करना है। तो आप लिखोगे डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे ना तो नीचे आपसे पूछेगा वो कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड करना है। तो जैसे आप इस लिनक्स पे 64 बिट इंस्टॉलर को डाउनलोड करोगे इट इज़ द सेम फाइल .sh फाइल। सो ये बाय डिफॉल्ट जो फाइल मैंने यूज़ करी है अभी इंस्टॉलेशन के लिए वही फाइल है, एग्जैक्ट वही फाइल है ये। आप इसको डाउनलोड कर लेना, दिस इज़ द लिंक फ्रॉम वेयर यू कैन डाउनलोड इट। सो बेसिकली आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। देन देखो जुपिटर में अपन जुपिटर में आ गया तो जुपिटर में अपन कोड कर सकते हैं। कोड के लिए मैंने इंपोर्ट किया किसको, सीबोन लाइब्रेरी को जो अपन काफ़ी यूज़ करते हैं कि अपन ने सीबोन लाइब्रेरी यूज़ किया। तो इंपोर्ट सीबोन, और सीबोन इंपोर्ट करने के बाद में अपन यहाँ पे डेटा सेट्स लोड कर सकते हैं। सीबोन में बहुत सारे डेटा सेट्स हैं लाइक सीबोन डॉट गेट डेटा सेट नेम्स, ये फंक्शन आप कॉल करोगे। सीबोन में अपने को बिल्ट इन बहुत सारे डेटा सेट्स मिलते हैं। तो यू विल सी ये सारे डेटा सेट आपको मिले हुए हैं, एनाग्राम, एनसेबल, अटेंशन, ब्रेन, एमपीजी, ठीक है, प्लैनेट्स, टिप्स वगैरह सब कुछ मिला हुआ है। तो मैं कोई भी एक डेटा सेट ले सकते हैं अपन जिस पे अपने को काम करना हो। जैसे टिप्स में मैंने लास्ट टाइम काम किया था तो अपन आयरिस डेटा सेट ले लेते हैं। मैं यहाँ पे आयरिस डेटा सेट लेता हूँ कि आयरिस इक्वल्स टू सीबोन डॉट लोड डेटा सेट और उसके अंदर आप नाम डाल सकते हो आयरिस। तो जैसे आप आयरिस नाम डालोगे आपको यहाँ मिलेगा आयरिस डॉट हेड। अपन कर सकते हैं स्टार्टिंग के 5 वैल्यूज देखते हैं। तो बता रहा है कि अपने पास सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ अपने पास अवेलेबल है और स्पीसीज़ के नाम अपने को दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अपन बहुत सारे ऑपरेशंस लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे को यहाँ पे क्या नहीं करना है, अपने को स्पीसीज़ के हिसाब से एवरेज सेपल लेंथ, एवरेज सेपल विड्थ, एवरेज पेटल लेंथ, एवरेज पेटल विड्थ चाहिए। मेरे को चेक करना है कि इनके एवरेजेस में कितना डिफरेंस है। तो अपन क्योंकि पाइथन यूज़ कर रहे हैं, छोटा डेटा सेट है, तो अपन इजीली प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और पांडास के अंदर, क्योंकि पांडास डेटा फ्रेम है तो पांडास में अपने पास बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे अपने पास फंक्शंस हैं जिनको अपन डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन यूज़ कर सकते हैं आइरिस डॉट ग्रुप बाय फंक्शन अपन यूज़ कर सकते हैं कि भाई हमें इस डेटा को ग्रुप बाय करना है। बेसिकली ये अपना ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है ग्रुप बाय।
इसमें आप स्पीसीज डालोगे तो एक्चुअली वही काम हो रहा है जो अपन क्या करते हैं मैप में करते हैं। कि क्या करेगा, सेटोसा को की बनाएगा, उसके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको सेटोसा की के साथ में अटैच कर देगा कि सेटोसा का जितने भी रिकॉर्ड है उनमें की सेटोसा रहेगी, वैल्यू आपकी रो रहेगी जिसमें बाकी सारे कॉलम्स हैं, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। ठीक है, ओके। सो ऐसे ही जितनी भी अपनी यूनिक स्पीसीज हैं, क्योंकि अपने को पता है कि अपना जो स्पीसी कॉलम है वो स्पीसी कॉलम क्या है अपने पास, वो स्पीसी कॉलम अपने पास एक कैटेगरी कॉलम है। तो आप चेक करोगे यार जो स्पीसीज कॉलम है अगर उसमें अपन यूनिक वैल्यूज चेक करें कि कितनी यूनिक वैल्यूज हो, सो यू विल फाइंड देयर आर ओनली 3 काइंड ऑफ कैटेगरी ऑफ सेटोसा फ्लावर्स। वन इज सेटोसा, अदर वन इज वर्सिकलर एंड देन वर्जिनिका। तो अगर आप रो को चेक करोगे तो सेटोसा की जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनकी की सेटोसा रहेगी, वैल्यू जो एग्जिस्टिंग कॉलम से आपके सेपल एंड सेपल पेटल पेटल वो आपके कॉलम रहेंगे। ऐसे ही वर्सी कलर आपकी क्या बन जाएगा, की बन जाएगा एक, और उसके रिगार्डिंग जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो जितनी भी रोज़ हैं वो उसकी वैल्यू बन जाएगी। एंड ऐसे ही सेम अपना वर्जिनिका के लिए अपने पास केस होगा। तो ग्रुप बाई यही करता है कि वो आपके डेटा को आपकी की के बेस पे ग्रुप कर देता है, या हर की के लिए अलग अलग क्या बना देता है, डेटा सेट्स बना देता है। सेम जैसा अपना मैप काम करता है किसके अंदर, मैप रिड्यूस में। तो ये एक अपने समझ बहुत सिंपल समझ में आता है कि अपन मैप रिड्यूस में इस पर्टिकुलर कॉलम को, स्पीसी कॉलम को क्या बना देंगे अपन, अपनी वैल्यू बना देंगे। तो जैसे आप ग्रुप बाय करोगे आपको यहाँ पे ग्रुप ऑब्जेक्ट मिलते हैं, तो उससे कुछ फायदा होता नहीं अपने ग्रुप ऑब्जेक्ट, ये सिर्फ मैप ऑब्जेक्ट है। और पांडास एक्चुअली पाइथन का फ्रेमवर्क है, तो वहाँ पे अपना लेजी एवेल्यूएशन होता है। इस चीज़ को अपन समझेंगे कि पांडास में अपने को आउटपुट क्यों नहीं मिलता है, ग्रुप का आउटपुट प्रॉपर क्यों नहीं मिलता है, क्यों अपने को ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट मिलता है, क्योंकि पांडास ने अभी तक कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है। ऑपरेशन कब परफॉर्म होता है, जब भी आप एग्रीगेशन फंक्शन अप्लाई करते हो। और स्पार्क में अपन इसी को समझेंगे अच्छे से कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन और क्या एग्रीगेशन में किस तरह से रिलेशन होता है। बट यहाँ पे आप एग्रीगेशन फंक्शन लगा सकते हो कि हमें एग्रीगेट करना है, तो आपने एग्रीगेशन फंक्शन लगाया, डिक्शनरी पास करी, आपने बोला कि हमें कॉलम्स यूज़ करना है जो हमारा सब पे अपने को मीन लगाना है, लाइक सबका अपने को एवरेज लेंथ निकालनी थी। तो अपने क्या लिख दिया, अपन ने यहाँ पे सीधा एक फंक्शन पास कर दिया, मीन फंक्शन पास कर दिया। अलग अलग कॉलम पे अलग अलग फंक्शन लगाने थे, वो बात अलग है। पर अभी अपने को एवरेज लेंथ निकालनी थी हर एक स्पीसी के हिसाब से, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ की। तो यहाँ पे अपने को एक रिपोर्ट मिली कि सेटोसा जो स्पीसी है उसकी सेपल लेंथ 5.06 रहता है, वर्सी कलर का 5.9 रहता है, एंड वर्जिनिका का 6.5 रहता है। तो यहाँ से अपन थोड़ा बहुत, जैसे मैं आपको डेटा साइंस भी दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ कि जब अपन इस तरह के ऑपरेशंस करते हैं तो अपन क्या करते हैं, डेटा के अंदर पैटर्न्स की बात करते हैं कि कुछ पैटर्न्स डेटा में मिल रहे हैं क्या, कुछ इनसाइट्स अपने को मिल रहे हैं डेटा के अंदर से। तो यहाँ पे क्या इनसाइट मिल रहा है अपने को कि अगर अपन सेपल लेंथ के बेसिस पे कैटेगरीज की बात करें कि हमें कैटेगरीज क्लासीफाई करनी है, सेटोसा, वर्सिकलर, वर्जिनिका को हमें क्लासीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ सेपल लेंथ इटसेल्फ। तो सेपल लेंथ में सेटोसा और वर्सिकलर को क्लासीफाई करना थोड़ा सा हार्ड है, जिस बिकॉज उनकी सेपल लेंथ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ओनली मतलब इतना डिफरेंस है ही नहीं, 5 और 5.9 और 6.5। बट एक्चुअली काफ़ी अच्छा रिलेशन है कि जो वर्जिनिका फ्लावर्स होंगे उनकी सेपल लेंथ सबसे हाईएस्ट होगी, पर्टिकुलर्स की उससे कम होगी, और अगर सबसे छोटी अपने पास फ्लावर की सेपल लेंथ है देन दैट विल बी ए सेटोसा फ्लावर। तो डेफिनेटली सेपल लेंथ इज इंपॉर्टेंट फीचर। सेकंड अपन देखते हैं सेपल विड्थ को। सेपल विड्थ में अपन देख रहे हैं कि सेपल विड्थ में सेटोसा की सेपल विड्थ सबसे ज़्यादा है, फिर वर्सी कलर की उससे काफ़ी कम है, एंड वर्जिनिका की फिर से ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म अपने को क्या नहीं मिल रहा है, रिलेशन नहीं मिल रहा है, यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं मिल रहा है। जो सेपल लेंथ में यूनिफॉर्म पैटर्न है कि हाईएस्ट किसकी है, वर्जिनिका की, फिर वर्सी कलर की, और फिर सेटोसा की। यहाँ पर भी पैटर्न मिल रहा है बट डिफरेंस काफ़ी कम है किसके बीच में, वर्सी कलर और वर्जिनिका के बीच में। आप चेक करोगे वर्जिनिका का 2.9 अपने पास के एवरेज सेपल विड्थ है, वर्सी कलर की 2.7 एवरेज सेपल विड्थ है, और 3.4 सेटोसा की है। तो यहाँ से एक चीज़ आइडिया अपने को लगा रहा है कि भाई सेटोसा को तो अपन क्लासीफाई कर सकते हैं क्योंकि सेटोसा इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वर्जी कलर और वर्जिनिका। तो जो सेकंड फीचर अपना सेपल विड्थ, उस सेकंड फीचर से अपन ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फ्लावर क्या है अपना, कौन सा फ्लावर अपना वर्जिनिका है वो या वर्सी कलर हो सकता है, कौन सा फ्लावर अपना सेटोसा है। तो सेटोसा को तो क्लासीफाई कर सकते हैं लेकिन वर्जिनिका और वर्सी कलर को अपन डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, किस केस के अंदर, अपनी सेपल विड्थ के अंदर। और ऐसे अपन पेटल लेंथ की बात करें तो पेटल लेंथ काफ़ी अच्छा फीचर है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मेरे को जो दिख रहा है इस डेटा में वो क्या दिख रहा है, पेटल लेंथ। और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको इसको बोलते हैं अपन फीचर इंजीनियरिंग। जब आपने ये ऑपरेशन अप्लाई किया एनालिसिस का
और अपन अभी क्या करें, एनालिसिस में अपन कर रहे हैं फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग क्या होता है? इंजीनियरिंग स्पेलिंग क्या होती है? ये तो बहुत धिक्कार की बात है। फीचर ENGI एंड इंजीनियरिंग, आई थिंक दिस शुड बी द। सो फीचर इंजीनियरिंग अपन कर रहे हैं, और फीचर इंजीनियरिंग में अपने पास क्या होता है कि अपन फीचर्स का इंपॉर्टेंस देखते हैं कि कौन सा फीचर कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि पेटल लेंथ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, जस्ट बिकॉज पेटल लेंथ में आप देख रहे हो कि भाई जो वर्जिनिका है उसकी काफ़ी ज़्यादा पेटल लेंथ है इन कंपेरिजन टू वर्सिकलर, काफ़ी मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, लगभग 1.3 का डिफरेंस यहाँ पर है। और वैसे ही डिफरेंस सेटोसा और वर्सिकलर में तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। यानी सेटोसा को तो 100% अपन क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पेटल लेंथ इटसेल्फ। सिर्फ एक फीचर से अपन सेटोसा को क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन वर्जिनिका और वर्सिकलर को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर भी एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है एवरेज के अंदर। अब एवरेज में डिफरेंस इसका मतलब नहीं कि अपन क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें और भी अपने पास जो अपने को देखनी पड़ेगी। पर पेटल विड्थ की अपन बात करें तो पेटल विड्थ भी आप देख रहे हो कि ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है, पेटल लेंथ एंड पेटल विड्थ। तो इन कंपेरिजन टू सेपल एंड सेपल विड्थ, पेटल एंड पेटल विड्थ आर मोर इंपॉर्टेंट फीचर्स टू क्लासीफाई और फ्लावर्स। और फिर अपन सिर्फ इसको सपोर्ट करने के लिए अपन विजुलाइजेशन भी यूज़ कर लेते हैं। तो अपन यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं कि सीबोन डॉट स्कैटर प्लॉट अपन कर सकते हैं कि भाई हमें स्कैटर प्लॉट करना है जो हमारा डेटा फ्रेम है आइरिस, उसके पेटल लेंथ के बीच में और पेटल विड्थ के बीच में, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ये दो फीचर्स मेरे काफ़ी सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं। तो पेटल लेंथ एंड पेटल विड्थ के बीच में अपन चेक करेंगे कि क्या एक्चुअल में ऐसा है भी या नहीं, क्योंकि अपन सिर्फ मीन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और भी स्टेट्स अपने को देखने पड़ेंगे। अपने को ये भी देखना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड डिवीजन कितने हैं। जैसे अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन ज़्यादा हुआ वर्सिकलर का, तो बेसिकली आइडेंटिटी क्लासीफाई करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि काफ़ी कम डिफरेंस है। अगर अपना स्टैंडर्ड डिवीजन काफ़ी कम हुआ तो फिर अपन बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, अपन इजीली क्लासीफाई कर सकते हैं, वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगी वैल्यूज़। तो वो चेक करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए स्टेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए। हम आइरिस का कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, पेटल विड्थ कम प्लॉट करना चाहते हैं, या फिर ऐसे सिंपल सीबोन में तो डायरेक्टली अपन पास कर सकते हैं कि हमें पेटल लेंथ तो एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है, पेटल विड्थ को वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है, और हमें जो कलर करना है वो कलर हमारा किसके बेसिस पे होगा, या ह्यू बोलते हैं अपन यहाँ पे, ह्यू पैरामीटर है क्या यहाँ पे। एक्चुअली सीबोन और मैटप्लोट्लिब में दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, तो यू हैव टू चेक। हाँ ह्यू पैरामीटर है कलर के लिए, तो अपन ह्यू पैरामीटर यूज़ कर लेंगे स्पीसीज को, एंड देन अपन अपना डेटा पास कर देंगे कि वो आइरिस डेटा सेट अपने पास है, और plt डॉट शो import matplotlib dot pyplot is plt परसेंट मैटप्लोट्लिब इनलाइन एंड प्लस अपन डाल सकते हैं कि plt डॉट फिगर DPI शुड बी 200, ताकि थोड़ा प्लॉट अच्छा दिखे अपने को। मैटप्लोट्लिब स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। तो अपन इनलाइन यूज़ किया है, इसीलिए जो प्लॉट डॉट फिगर लिखा है अपन ने उसको अपने को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, नीचे यूज़ करना पड़ेगा बेसिकली। एंड सीबोन में अपने प्लॉट बनाया, ये एरर है पेटल लेंथ फॉर पैरामीटर एक्स कोड नॉट इंटरप्रेटेड वैल्यू पेटल लेंथ फॉर एक्स पैरामीटर। स्पेलिंग मिस्टेक है क्या पेटल लेंथ में अपने पास, LENGTH, यस। तो यू कैन जस्ट से जैसे अपन ने स्पीसीज को प्लॉट किया, तो जैसे अपन एनालिसिस किया था वैसा ही कुछ हो रहा है कि पेटल लेंथ और सेपल लेंथ आर गुड आइडेंटिफायर्स। थोड़ा बहुत ओवरलैप कर रहे हैं क्योंकि स्टैंडर्ड डिवीजन ज़्यादा है दोनों ही किसका, अपने वर्सिकल और वर्जिनिका का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही थोड़ी बहुत, तो यहाँ पे अपने पास मॉडल में एरर रहेगी प्रिडिक्ट करने के टाइम पे कि अपन इन कुछ वैल्यूज़ को अपन सही से प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, बट मैक्सिमम यू कैन प्रिडिक्ट। सेटोसा तो आप बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर दोगे, वो तो अलग ही क्लस्टर दिख रहा है आपको, और ये दो क्लस्टर में थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग हो रहा है, तो उसके वजह से अपना जो क्या रहेगा एरर रहेगी वो थोड़ी ज़्यादा रहेगी। बट स्टिल ये तो विजुलाइजेशन के बाद पता चला अपने को, ये चीज़ सारी चीज़ अपन ने स्टेट्स के फिगर से पता कर लिया था। तो आपको रिकन्सिडर करने की जरूरत है। जैसे अपन डेटा साइंस पढ़ लिया है, पढ़ाने के लिए एज ए ट्रेनर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूँ तो हम आपको टेक्निकल चीज़ें बता सकते हैं,
बाकी तो आपको खुद को धीरे धीरे समझना पड़ेगा। स्टैटिस्टिक्स ऐसी नॉलेज है कि जितना डेटा आप प्रोसेस करोगे, जितने ज़्यादा डेटा फ्रेम्स पे आप काम करोगे, जितने ज़्यादा केगल से आप डेटा सेट डाउनलोड करोगे और आप अपनी एनालिसिस की क्वेरीज रन करोगे, उतना ही बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग होता जाएगा। और ऐसा मत करो कि आपको ऐसा ही नहीं करना है कि डेटा सेट लिया और अपन ने ग्राफ बनाना स्टार्ट कर दिया। नहीं, कोई भी चीज़, कोई भी शेल पे आप कोई भी कोड रन कर रहे हो तो समझो कि उस कोड का एक्चुअल मीनिंग क्या है ना। समझो कि अपन ये क्यों कर रहे हैं और इससे अपने को क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और हाउ दैट इन्फॉर्मेशन कैन बी यूजफुल टू और ऑब्जेक्टिव। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव आपका एनालिसिस ही करना है तो आप उसमें रिलेशन फाइंड करना स्टार्ट करो। टाइम लगेगा, इवन इस ग्रुप बाय मीन फंक्शन के ऊपर ही अगर आप सोचोगे ना तो आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। अगर ज़्यादा फीचर्स अपने पास है तो सोचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है अपने पास। क्लियर हुआ? तो चलो नेक्स्ट अपन कंटिन्यू करते हैं। तो ये सेम ऑपरेशन अपने को अप्लाई करना है ना। लास्ट टाइम मैंने मैपडिस का कोड लिखा था, अभी अपने उसको कंप्लीट करते हैं। तो अपने को ये सेम आउटपुट चाहिए। आई वॉन्ट टू अप्लाई दिस लॉजिक यूजिंग मैपरिड्यूस। और अपन मैपरिड्यूस क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि अपन बिग डेटा यूज़ कर रहे हैं और बिग डेटा में उनके पास टेराबाइट्स ऑफ डेटा है। वहाँ पे आप पांडाज नहीं चला सकते हो, वहाँ पे आप जुपिटर नोटबुक पे डेटा को एक्सेस और एनालिसिस नहीं कर सकते हो। उसका रीज़न ये है कि डेटा विल बी वेरी बिग और वो आपकी मेमोरी में नहीं आएगा, ठीक है, आउट ऑफ मेमोरी रहेगा, तो उसको अपन प्रोसेस नहीं कर सकते। डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोर है कि अपने को डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग करनी पड़ेगी। तो बेसिकली यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या आपको समझना पड़ेगा। कोई भी ऑपरेशन आप कर रहे हो, मैंने पांडास में इसलिए अप्लाई किया था कि आपको आइडिया रहे कि अपन किस तरह से काम करेंगे। आप सोचोगे कि यार हमें क्या करना है, हमें बेसिकली पहले ग्रुप बाय करना पड़ेगा। तो मैप का मैप फंक्शन क्या होगा आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मैप फंक्शन मतलब है हमें को जो स्पीसीज हैं उनको क्या बनाना पड़ेगा, कीज बनाना पड़ेगा और वैल्यूज अपनी क्या हो जाएगी, मीन अपनी वैल्यूज हो जाएगी। इस तरह से अपन यूज़ कर सकते हैं। तो चलो इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो उसके लिए अपने को स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। इसको चलने दो, जो नोटबुक को काम आ सकती है अपने आगे। तो अपन यहाँ पे स्क्रिप्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। अपने बहुत सारे फोल्डर्स बना रखे हैं। मैपरिड्यूस फोल्डर बना रखा है अपन ने। उस मैपरिड्यूस फोल्डर में बहुत सारी फाइल्स अपने बना रखी है। तो अपन एक ओल्ड फोल्डर बना देते हैं और कॉपी कर देते हैं सारी फाइल को रिकर्सिवली किसके अंदर, ओल्ड फोल्डर में। तो ओल्ड को छोड़ के सब कॉपी नहीं हुआ, इसलिए ओल्ड कॉपी नहीं हुआ ना। तो कॉपी स्टार टू डॉट स्लैश ओल्ड। कॉपी करा है अपन ने, सॉरी मूव नहीं करा, तो रिमूव कर देते हैं। रिमूव स्टार, ओल्ड को वैसे रिमूव नहीं करेगा क्योंकि डायरेक्टरी है। तो यहाँ पे अपन कोड लिखते हैं। सबसे पहले आपके माइंड में डेटा सेट रहना चाहिए। तो विम आप लिखोगे मैप डॉट पी वाई कोड कि मैप काम करना है हमें या आइरिस के लिए मैप करना है। तो विम मैप अंडरस्कोर आइरिस, ठीक है, हमें ये बना देते हैं फाइल। एग्जीक्यूशन के लिए हम लिख देंगे कि एक्सक्लेमेटरी स्लैश यूज़र लोकल, या अब तो बहुत सिंपल है, यूज़र बिन के अंदर एनवायरनमेंट जो है हमारा उसे यूज़ करेंगे और पाइथन 3 पे हम एग्जीक्यूट करेंगे। और यहाँ पे पहले चेक कर लिया करो कि आपका शीबिंग सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। हेलो वर्ल्ड लिख के अपन चेक करना चाहते हैं कि ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए पहले फाइल को परमिशन देंगे एग्जीक्यूट की, iris.py फाइल को, मैप iris.py फाइल को, एंड देन अपन क्या करेंगे यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे कि मैप iris.py हेलो वर्ल्ड आ रहा है, एवरीथिंग इज फाइन, देन वी कैन जस्ट राइट डाउन द कोड। अब देखो कोड लिखने से पहले आपको डेटा सेट के बारे में पता होना चाहिए। डेटा सेट में अपने को कैसे दिया हुआ है कि जो अपने को रो मिलेगी, देखो फर्स्ट रो तो क्या मिलेगी अपने को, फर्स्ट रो अपने को हेडर मिलेगा क्योंकि अपनी फाइल में हेडर भी रखा हुआ है। तो पहले तो इस फाइल को अपन अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ से फाइल को अपलोड करने के लिए पहले अपने को डेटा चाहिए, तो डेटा अपन यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये जो भी आइरिस डेटा सेट अपन ने लिया हुआ है, इस आइरिस डेटा सेट को अपन टू CSV सेव कर लेते हैं CSV फाइल के अंदर। और किस नाम से सेव करेंगे, इसको अपन कर देते हैं iris.csv। अपने को इंडेक्स वैल्यू नहीं चाहिए तो इंडेक्स वैल्यू फॉल्स कर दोगे। अगर आपको हेडर भी नहीं चाहिए, देखो हेडर वैसे ज़रूरी होता है, तो अगर अपने को हेडर चाहिए तो आप रख सकते हो, नहीं चाहिए तो आप इग्नोर कर सकते हो। तो मेरे को हेडर चाहिए फिलहाल, तो रन अपन इसको सेव कर देते हैं। सेव करने का मतलब क्या हुआ कि अपन कहाँ पे काम कर रहे हैं, आप PWD से चेक करते हो, वी आर वर्किंग इन दिस डायरेक्टरी होम हडूप। तो यहाँ पे ये फाइल सेव हो चुकी है iris.csv नाम से। तो पहले अपन बाहर आते हैं, अपन इस फाइल को कॉपी कर लेते हैं कि होम डायरेक्टरी के अंदर iris.csv फाइल है, उसको यहाँ पे ले आओ क्योंकि थोड़ा बहुत सिंपल डेटा होना जरूरी होता है कोड लिखने के लिए, वरना आइडिया कैसे लगेगा कि क्या कोड हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप हेड कमांड चला सकते हो iris.csv, और हेड कमांड से आपको पता चल रहा है कि पहली जो लाइन है वो हमारे पास एक टेक्स्ट डेटा है। आप इसको हटा सकते हो अपलोड करने से पहले,
मैप रिड्यूस के अंदर, लेकिन हो सकता है आपके लिए ज़रूरी हो तो आप रख भी सकते हो। बाकी अपना कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ अपने को दी हुई है कि ये सेपल लेंथ है, ये पेटल लेंथ है, सेपल विड्थ है, पेटल विड्थ है, इसी तरह से अपने को डेटा दिया हुआ है। इसको अपन अपलोड कर देंगे HDFS के अंदर, तो डायरेक्टली क्रिएट कर देते हैं HDFS DFS हाइफन mkdir स्लैश, या डायरेक्टली क्रिएट कर देते हैं होम डायरेक्टरी के अंदर की स्लैश, या पूरा URL लिख दो, URI लिख दो कि HDFS:/ हमारी मशीन का नाम है बिग डेटा, उस मशीन पे चल रहा है हमारा, और बिग डेटा के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बिग डेटा के अंदर पोर्ट नंबर 9000 पे हमने रन कर रखा है, वहाँ पे जो भी यूज़र हडूप है उस यूज़र हडूप के अंदर हमें एक फ़ाइल बनानी, एक फ़ोल्डर बनाना है आइरिस नाम से। तो ये प्रॉपर URI के थ्रू का काम अपना, एरर्स को अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं, /dev/null। तो ये अपन ने किया, यू कैन जस्ट चेक इट आउट DFS-ls कि क्या हमारे पास से फोल्डर बना। और देखो ls अब जब लाते हो आप तो रिलेटिव पाथ अपन दे रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वहीं पे चेक करेगा। तो अगर अपने को यहाँ पे फाइल मिल जाती है आइरिस वाली तो डेफिनेटली अपना फोल्डर बन चुका है। तो देखो फोल्डर बन चुका है आइरिस वाला, इसमें डेटा अपलोड कर देते हैं HDFS/DFS-put, ठीक है। और पुट करके हमें कौन सी फाइल पुट करनी है, आइरिस CSV कहाँ पे पुट करनी है, पूरा URI दे सकते हो या रिलेटिव पाथ दे सकते हो कि आइरिस नाम के फोल्डर में अपलोड करना है, ये अपलोड हो जाएगा। तो पहली चीज़ आपके पास डेटा HDFS में होना चाहिए। जो अपना नेक्स्ट सेशन होगा या कल का सेशन होगा उसमें बात करेंगे अपन कि डेटा अपन डालेंगे कैसे, है ना, हाउ वी विल जस्ट पुट डेटा यूजिंग सम प्रोग्राम्स इनटू HDFS, क्योंकि अभी तो हम खुद से मैन्युअली अपलोड कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपन कैसे डालेंगे वो आपको चेक करना पड़ेगा। किसी को डाउट यहाँ तक तो पूछो। तो फाइल अपने पास रखी हुई है हडूप में, इनपुट फोल्डर अपने को पता है, इनपुट डायरेक्टरी अपने को पता है कि कौन सी डायरेक्टरी अपनी इनपुट डायरेक्टरी है। सो लेट्स स्टार्ट। हेड अपने को एड्रेस पता है, तो अपन चाहे तो जो कमांड है हेड कमांड है, इस कमांड को, ये जो साइन है अपना, ये तो इसको बोलते हैं अपन रिडायरेक्शन, कि जो भी कमांड है उसका आउटपुट आप ABC फाइल में रिडायरेक्ट करना चाहते हो। तो आपने कहा हेड iris.csv फाइल, ABC फाइल आपकी बन जाएगी, उसमें ये ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है, सॉरी केट OBC ABC। तो क्या होगा, ABC फाइल में आपका ये जो आउटपुट है हेड कमांड का, इसको बोलते हैं अपन रिडायरेक्शन, कि जो भी आउटपुट है उस आउटपुट को हम ओवरराइट कर रहे हैं ABC फाइल में। तो हमारा जो आउटपुट है वो ओवरराइट हो रहा है ABC फाइल में यूजिंग दिस हेड कमांड। और अगर आपको आउटपुट ओवरराइट नहीं करना है, अपेंड करना है, तो आप अगर जैसे अगर मैं दोबारा से ये कमांड चलाऊंगा तो क्या होगा, मेरा सिर्फ आउटपुट वापस से ओवरराइट ही होगा। आपको अगर अपेंड करना है तो आप डबल, इसको बोलते हैं अपन अपेंड, कि आप किसी भी कमांड का आउटपुट अपेंड कर सकते हो किसी फाइल के अंदर। आप देखोगे ABC, तो इसमें अब 2 बार आउटपुट अपना अपेंड हो चुका है। रिमूव किया मैंने ABC, मैं से इसलिए बता रहा था कि मेरे को स्टार्टिंग की 2 लाइनें एक्चुअली राइट करनी है, तो अपन लिखा कि हेड -n 2 लाइन्स मेरे को देखनी है iris.csv फाइल की। मैं कोड लिखने के लिए लाइन की जरूरत पड़ेगी, तो ये मैं कहाँ कर दूँगा, रिडायरेक्ट कर दूँगा, या इसका जो आउटपुट है उसका ओपन अपेंड कर देंगे अपनी मैप आइरिस वाली फाइल में। तो जब आप मैप आइरिस वाली फाइल खोलोगे तो उसमें अपन ये 2 लाइनें जो इनिशियल लाइन थी अपनी, वो अपन ने यहाँ पर क्या कर दिए, रिडायरेक्ट कर दिया। तो इनको मैंने कमेंट कर दिया पाइथन में, ये सिर्फ मेरी हेल्प करेगी समझने के लिए कोड कैसे लिखना है। तो देखो अब आप अगर इस फाइल को देखोगे तो अपने को पहली चीज़ तो ये देख रहे हैं कि अगर आपका स्टार्टिंग में सेपल लेंथ आ रहा है तो एक स्ट्रिंग वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू नहीं है। तो पहली चीज़ तो अपने को पता है कि अपन डेटा रीड कैसे करेंगे, अपन इंपोर्ट करेंगे सिस को, तो विल इंपोर्ट सिस एंड देन अपने को फाइल रीड करनी है। तो फॉर एक लाइन अपन रीड करेंगे sys.std इनपुट से, क्योंकि जो मैपरिड्यूस है वो अपने को इनपुट देगा स्टैंडर्ड इनपुट से। तो स्टैंडर्ड इनपुट से अपन एक लाइन रीड करेंगे। अपन यहाँ पे ट्राई करेंगे कि अगर
हमारी जो लाइन है उसे हम कॉमा से स्प्लिट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी रो निकालेंगे, लाइन को हम स्प्लिट कर देंगे कॉमा से। तो लाइन कॉमा से स्प्लिट हो जाएगी बेसिकली। तो हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट मिलेगी अपने को। लिस्ट कैसे मिलेगी, जैसे अगर 5.1 अगर वैल्यूज हैं तो 5.1, 3.5, 1.4, ठीक है। इस तरह से आपको क्या मिलेगी, आपको आपकी स्क्रिप्ट मिलेगी। अब सेम कोड अपन जावा में लिखते हैं मैपरिड्यूस के अंदर, बस प्रोग्रामिंग अलग हो जाती है ना। तो स्प्लिट किया अपने कॉमा से, ऐसे अपना आउटपुट आ जाएगा और लास्ट में अपने पास सेटोसा वर्सिकलर पे आएगा। तो जो भी अपनी स्पीसी है, जैसे वर्सिकलर या सेटोसा है, वो लास्ट में अपने पास रिजल्ट आएगी कि सेटोसा है या वर्सिकलर है, वो अपने पास आएगा। अब पहली दिक्कत तो ये कि अगर अपना हमारे पास जो रो है इसमें हमें पहली वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करके देखना है। अगर ये फ्लोट में कन्वर्ट हो रही है तो ठीक है, क्योंकि हमारे पास हेडर भी है। तो हो सकता है कभी ऐसे स्ट्रिंग डेटा आ जाए कि पहली वैल्यू अपनी फ्लोट में कन्वर्ट नहीं हो पाए, तो हो सकता है कि अपने पास उसको उस लाइन को अपने को करना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ट्राई करोगे कि कुछ वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट हो रही है या नहीं हो रही है, तो डायरेक्टली भी कर सकते हो कि हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना है रो की 0 पोजीशन को, ये चेक करने के लिए कि ये जो रो है वो प्रॉपर उसमें अपने पास न्यूमेरिकल डेटा है या नहीं है। अब यहाँ पे देयर इज अ चांस ऑफ एरर। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई रो ऐसी आए जिसमें पहली वैल्यू क्या नहीं हो, अपने पास वैल्यू नहीं हो, 5.1 या कोई भी फ्लोट वैल्यू नहीं हो। तो वहाँ पे अपने पास ये चीज़ अपने को चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे पहला हेडर लाइन है, अपनी हेडर लाइन में अपने सेपल लेंथ लिखा हुआ है, स्ट्रिंग है, इसको आप फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पे एक एरर जनरेट होगी, वैल्यू एरर। पर एरर से अपने को इतना फर्क नहीं पड़ता, कोई सी भी एरर हो। एक्सेप्शन अपन हैंडल करेंगे कि एक्सेप्ट को, एक्सेप्शन अपन हैंडल करेंगे पाइथन के अंदर, और उस एक्सेप्शन को हैंडल करके हम इग्नोर करना चाहते हैं तो हम कंटिन्यू कीवर्ड यूज़ कर लेंगे। कंटिन्यू क्या करता है, आपके लूप को नेक्स्ट इटरेशन के लिए फॉरवर्ड कंटिन्यू कर देता है, आगे वो उसको प्रोसेस नहीं करता है। अगर सब कुछ सही है तो हमें यहाँ से की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ से की निकालेंगे। की क्या होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे स्पीसीज अपना जो डेटा फ्रेम दिया हुआ है, उस डेटा फ्रेम की सबसे लास्ट कॉलम जो है वो अपनी स्पीसी है। तो लास्ट कॉलम में अपने लिखा कि सेट की इक्वल्स टू जो भी रो है उसकी लास्ट वैल्यू, रो ऑफ -1, दैट इज की रो ऑफ -1, दैट इज और की। और वैल्यू अपनी पूरी लिस्ट वैल्यू जो बच गए कल -1 तक, ये जो 3-4 अपने पास कॉलम है, इनको अपन कंप्लीट वैल्यू मानेंगे। तो क्योंकि अपने को तो स्ट्रिंग राइट करनी है, तो अब यहाँ पे आप सेपरेशन चेंज कर सकते हो। तो मैं इनको क्या करता हूँ, सारी की सारी वैल्यूज़ को कॉमा सेपरेट कर देते हैं अपन। तो क्या लिखेंगे अपन कि कॉमा से ज्वाइन कर देते हैं हम हमारी जो भी रो है उसकी -1 तक की पोजीशंस को। अगर आप पाइथन जानते हो तो वो पता है कि -1 कोलन -1 का मतलब क्या है कि हम सिर्फ 5.1, 3.5, 1.4 और 0.2 यहाँ तक का डेटा रीड करेंगे। और उस डेटा को, क्योंकि लिस्ट है तो ये स्लाइसिंग से लिस्ट मिलेगी अपने को जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है, और इन लिस्ट को अपन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे जॉइन फंक्शन से, और इनके बीच में क्या जाएगा, बाय डिफॉल्ट कॉमा आ जाएगा। एक स्ट्रिंग बन जाएगी किस तरह से कि 5.1, देखो की तो क्या बन जाएगी अपने पास, जैसे इस लाइन में सेटोसा है तो सेटोसा अपनी की बन जाएगी। और यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी, अपनी वैल्यू में पहले 5.1 वैल्यू आ रही है, कॉमा लगाएंगे, 3.5 वैल्यू आ रही है, कॉमा लगाएंगे, 1.4 आ रहा है, कॉमा लगाएंगे, 0.2 आ रहा है, ये अपना काम आ जाएगा। तो ये अपने काम के यहाँ पे इस तरह से अपनी वैल्यूज बनेगी। दीज आर दी वैल्यूज वी है। अब ये की वैल्यू अपने बना लिया, अपने को की वैल्यू पर आउटपुट देना है। तो आउटपुट के लिए बन सकते हैं sys.stdout.write, और राइट करने के लिए हमें एक स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे पहले स्ट्रिंग बना देते हैं अपन कि हम क्या आउटपुट राइट करेंगे। हम एक लाइन आउटपुट राइट करेंगे, तो लाइन को हम चेंज कर देंगे कि लाइन इक्वल्स टू, हमें सबसे पहले की लेनी है, की को \t से मर्ज करना है, क्योंकि की वैल्यू पेयर में टेप सेपरेशन डालेंगे अपन, और फिर अपने को वैल्यू ऐड कर देनी है, और लाइन चेंज करने के लिए एक \n अपन ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमारी स्ट्रिंग क्या बनेगी, प्रॉपर सेटोसा, ये हमारी की बन जाएगी सेटोसा, दिस इज की। यहाँ पे टेब आएगा, उसके बाद में हमारी वैल्यूज़ क्या जाएगी, जो हमारी वैल्यू 5.1, 3.5, 1.4, 0.2। एज अ डेवलपर यू विल थिंक लाइक दिस। और लास्ट में हमने एक \n ऐड कर दिया है। तो ये हमारी पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग बनेगी, लाइन बनेगी, रो बनेगी। हम इसको प्रिंट कर देंगे लाइन को, या इसको आप बोल सकते हो कि हमारा आउटपुट है। तो दिस इज रो आउटपुट, की वैल्यू पेयर आउटपुट। सो दिस इज और रो विच विल आउटपुट। तो हमने इनपुट लिया, हमने हमारे हिसाब से, क्योंकि हमें स्पीसी को की बनाना था, हमने स्पीसी को की बनाया, बाकी सारी वैल्यूज़ को वैल्यू बनाना था। तो हमने कॉमा सेपरेट करके सारी वैल्यूज़ को वैल्यू बनाया। अब यहाँ पे दो सेपरेशन है, एक तो \t सेपरेशन है,
जो आपका की और वैल्यू के बीच में सेपरेशन है, और एक क्या अपने पास कॉमा सेपरेशन है जो वैल्यूज के अंदर ही अलग अलग कॉलम का सेपरेशन है। तो यू हैव टू थिंक लाइक दिस एज ए प्रोग्रामर कि हमें किस तरह से स्क्रिप्ट लिखनी है। तो ये अपनी स्क्रिप्ट बन गई और यही अपना आउटपुट है। आप प्रिंट यूज़ कर सकते हो, अगर आपको प्रिंट यूज़ नहीं करना है क्योंकि सिस्टम अपने यूज़ कर रहे थे, तो अगर आपको सिस्टम यूज़ करना है लिख सकते हो sys.stdout.write, स्ट्रिंग आउटपुट में हमें राइट करना है रो को। दैट्स इट, this will work for us, and then we'll save this code, we'll check this code on our data. So first we will just do starting की कुछ वैल्यूज अपन ले सकते हैं कि हेड, हमने हेड लिया iris.csv का 5 वैल्यूज पे चेक कर रहे हैं और इसको हमने इनपुट दिया हमारे कोड को, कौन से कोड को, मैप iris.py को। अगर ये सही से वर्क करेगा तो एवरीथिंग विल बी फाइन। तो देखो सेटोसा के बाद में एक न्यू लाइन आ रही है, गलत आउटपुट है अपना, क्योंकि आप देख रहे हो सेटोसा आउटपुट आ रहा है, सेटोसा के जस्ट बाद में नेक्स्ट लाइन में, सेटोसा के नेक्स्ट लाइन में हमारे पास क्या आ रहा है, इसके नेक्स्ट लाइन में हमारे पास वैल्यूज आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सेम लाइन में आना चाहिए। और ऐसा क्यों हो रहा है उसका रीज़न आपको पता ही होगा कि पाइथन में एक चीज़ अपने गलत करी है, वो क्या है कि जब अपने स्प्लिट किया तो यहाँ पे सेटोसा नहीं था, क्योंकि ये पूरी लाइन थी, तो लाइन के लास्ट में क्या होता है, एक बैकस्लेशन होता है, तो यहाँ पे बैकस्लेशन था, इसको अपन इग्नोर किया। जब अपनी की बनी वो भी अपने पास क्या बनी, बैकस्लेशन के साथ में बनी, और जब अपने राइट किया तो एक बैकस्लेशन राइट हो गया, उसकी वजह से नेक्स्ट लाइन में अपनी वैल्यूज राइट हो रही है। तो बैकस्लेश एन आपको राइट नहीं करना था, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे अपन, यहाँ पे अपन स्ट्रिप फंक्शन यूज़ करेंगे। तो स्ट्रिप क्या करेगा, इस बैकस्लेशन को रिमूव कर देगा। तो पहले आपको टेस्ट करना है कोड जैसा आपने सोचा वैसा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो मैंने इसको सेव करके बाहर आया, थोड़ा सा चेंज करके, एंड देन वी विल जस्ट टेस्ट दिस कोड। नाउ इट्स वर्किंग फाइन, दिस इज माई की विच इज़ माई स्पीसी एंड दिस आर माई वैल्यूज। अगर अपन लास्ट से चेक करेंगे, क्योंकि ये ऑर्डर्ड डेटा सेट है अपना आइरिस, तो अगर आप टेल से चेक करोगे तो यहाँ पे आपकी की चेंज हो जाएगी, यहाँ पे की अपनी वर्जिनिक है और करस्पॉन्डिंग वैल्यूज अपने पास है टेप की के साथ में। तो दिस इज वर्किंग एज यूजुअल, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हमारा कोड वर्क कर रहा है। वैल्यूज आर क्लस्टर टुगेदर विद अ कॉमा सेपरेशन एंड की वैल्यू पेयर इज आउटपुट। सो दिस इज आउटपुट ऑफ मैप। अब इस आउटपुट को सोच के अपने को रिड्यूस का कोड लिखना है। तो मैं आपको एक बार मैप का कोड दिखा देता हूँ, किसी को कोई भी इश्यू हो, कोई भी डाउट हो तो एक बार पूछ लो। कुछ पूछना है किसी को, मैं आपको अनम्यूट करने की परमिशन दे देता हूँ, बट एक कंडीशन है कि आप लोग फालतू में अनम्यूट मत करना ना, क्योंकि कोई अनम्यूट करके बैठ जाता है खुद को, फिर वो पीछे से बैकग्राउंड में आती रहती है, तो वो पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। तो मैं एक्चुअली, क्योंकि आप लोग कई बार क्वेश्चन पूछ नहीं पाते हो, इंटरेक्शन नहीं बन पाते, वन वे डिलीवरी होते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं वन वे डिलीवर करूँ। जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं आप मेरे से इंटरेक्टिवली पूछ सकते हो। तो मैंने आपको अनम्यूट की परमिशन दे दी है, देयर इज़ नो इशू, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। तो आपको चैटिंग में आस्क करना है, आप चैटिंग में आस्क कर सकते हो, और अगर आपको अनम्यूट करके आस्क करना है, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। कोड देखो, लॉजिक समझो कि अपन क्या करने वाले हैं, क्या अचीव करने वाले हैं, वो आपको क्लियर होना चाहिए। देखो हमेशा प्रॉब्लम कब आती है, जब आपको ये क्लियर नहीं होता कि आप कर क्या रहे हो। अगर आपको ये माइंड में क्लियर है मेरे को क्या आउटपुट चाहिए, क्या करना है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, ये अगर आपको पता है तो कैसे करना है वो आप सोचोगे, पहले सोचोगे कैसे करना है, थ्योरेटिकली सोचो, सूडो कोड लिखो, फिर आप कोडिंग करना स्टार्ट करो। जैसे मैंने सूडो कोड की जगह क्या लिख दिया, पाइथन में कोड लिख दिया कि पाइथन प्रोग्रामिंग इज इक्वल टू सूडो कोड, है ना। पाइथन इतनी सिंपल है कि सूडो कोड ही मान सकते हो पाइथन को। तो अपन ने पहले वहाँ पे जाके जुपिटर नोटबुक में ग्रुप बाय कर करा के अपन ने कोड लिखा जो कि अपना सूडो कोड था। उसके हिसाब से अपन पहले मैप का कोड लिख रहे हैं जिसमें अपने को सिर्फ की वैल्यू पेयर आउटपुट चाहिए। तो यहाँ पे अपन ने, क्योंकि अपने को स्पीसीज के हिसाब से ऑपरेशन करना है, तो स्पीसीज को अपन ने की बना दिया और वैल्यूज को अपने क्लस्टर कर दिया कॉमा सेपरेशन से। एनी डाउट? अगर नहीं है तो भी मेरे को सबका आंसर चाहिए नो, अगर है तो फिर आप पूछो मेरे से, फटाफट रेस्पॉन्स करो फिर आगे चलें। ईजी है देखो स्क्रिप्ट लिखना, इट्स नॉट अ वेरी हार्ड थिंग इन पाइथन। और ये मतलब अगर आप जावा सीख लोगे ना, जैसे कई बार जावा डिमांड होती है, अगर आपको जावा आती है तो प्लीज ट्राई टू राइट द सेम स्क्रिप्ट इन जावा ऑल्सो। अगर किसी को जावा आती है तो उसे बस मतलब जो अपनी इनिशियल क्लास में जावा कोड देखा था उसमें बस उनको क्लासेस यूज करनी है, इन राइटेबल और वर्ड राइटेबल, उसके हिसाब से उनको आउटपुट जनरेट करना है। चलो फिर अगर ये क्लियर है तो अपन आगे चलते हैं, इसको सेव करते हैं। कोई डाउट नहीं है ना किसी को? अब अपने को रिड्यूस कोड लिखना है। अब रिड्यूस कोड लिखने के लिए अपने फाइल बनाएंगे विम reduce_iris.py। वही चेक करेंगे हैज सिमेट्री कि हमारे पास यूज़र बिन के अंदर से एनवायरनमेंट में जो भी पाइथन 3 चल रहा है उस पर रन करना है। फॉर टेस्टिंग पर्पज हेलो वर्ल्ड हम प्रिंट करके चेक कर रहे हैं कि ये लोकेशन एग्जिस्ट करती नहीं करती है। chmod प्लस एग्जीक्यूट reduce.iris.py एंड देन लेट्स चेक
Dot slash means in current directory, whatever script is there, whatever command is there, I want to run the command which is inside my current directory. So dot slash represents that you are running a script which are exist in your current location. Because whenever you don't use, whenever you say reduce underscore iris.py, it means you are searching in environment. You are searching in a default path location. Is there any command or any file that is known as iris reduce iris.py file? So अपन यहाँ पे यूज करें डॉट स्लैश का मतलब है इन करंट द डायरेक्टरी इन विच आई एम वर्किंग राइट नाउ, आई वांट टू एग्जीक्यूट माय स्क्रिप्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डायरेक्टरी, सो दैट विल से अस हेलो वर्ल्ड। अब अपन इसके आगे चलें तो देखो सिंपल सी बात है अपने पास कि सब कुछ सही चल रहा है, तो पहले अपने को आउटपुट तो चाहिए ना कि आउटपुट जनरेट करना है। तो इनपुट क्या होगा, इनपुट हमारा होगा, हम ले लेते हैं कि हेड -n 3 स्टार्टिंग की 3 रोज ले लेते हैं या 4 रोज ले लेते हैं, 3 रोज ले लेते हैं, उनको हम दे देते हैं हमारे मैप को। तो ये जो आउटपुट है, सॉरी फाइल का नाम तो लिखा ही नहीं अपन ने, iris.py CSV, ये जो आउटपुट है इस आउटपुट के ऊपर हमें वर्क करवाना है। तो 2 लाइनें अपन क्या कर देते हैं, इन 2 लाइनों को रिडायरेक्ट कर देते हैं। डबल ग्रेटर देन साइन का मतलब क्या है, अपेंड करना है। कौन सी फाइल में अपेंड करना है अपने को, रिड्यूस आइरिस के फाइल में अपने को अपेंड करना है। ठीक है, तो इस कमांड में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो पाइप साइन क्या करता है, आपकी पहली कमांड का आउटपुट जो है वो दूसरी कमांड को एज ए इनपुट देते हैं। अगर आप दूसरी कमांड को एज ए इनपुट दे रहे हो तो आप पाइप साइन यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको किसी फाइल में आउटपुट डालना है, किसी फाइल में राइट करना है, ओवर राइट कर सकते हो सिंगल ग्रेटर देन साइन से, डबल ग्रेटर देन साइन से आप अपेंड कर सकते हो। तो मेरे को ओवर राइट नहीं करना है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी अपन ने कुछ कोड लिखा हुआ है, अपन उसको अपेंड कर देंगे। तो ये अपन ने ओपन किया है यहाँ पे वापस से अपनी रिड्यूस वाली फाइल, तो वहाँ पे अपने पास ये आउटपुट भी आ जाएगा। तो हेलो वर्ल्ड तो काम का नहीं है, और ये अपना सैम्पल आउटपुट है जिसके बेसिस पे अपने कोड लिखना है। और इस सेटो साइड जगह मैं कुछ और लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक हमारे पास वर्सिकुलर होगा और एक हमारे पास वर्जिनिका होगा, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि दोनों में टेप साइन है। ठीक है, और चूँकि हम रीड कर रहे हैं तो हम रीड करने के लिए आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर तो टेप साइन है, यहाँ पर भी टेप साइन आएगा क्योंकि हम टेप यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा ये स्ट्रिंग मिलेगी अपने को पूरी, और जो लास्ट वैल्यू होगी उसमें बैकस्लेशन आएगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि अपन फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे तो बैकस्लेशन विल नॉट मैटर, बट ये लिखना जरूरी होता है। आप समझना पड़ेगा आपको कि इस तरह से अपने को इनपुट मिलेगा कि कोई सेप्टस ऑफ नाम की अपने पास रो होगी, कोई वर्सिकुलर नाम की रो होगी, कोई वर्जिनिका नाम की रो होगी। अगर वर्जिनिका नाम की रो है तो आप ले सकते हो कि 5 4.9 कोई भी वैल्यू, जैसे 1.3 6.7 8.9 या 2.4, इसको 3.7 कर देते हैं। इतनी बड़ी वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है, इसको 1.4 कर देते हैं, इसको 0.6 कर देते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं अपना बैकस्लेशन। ये आपके इस तरह के 3 बेसिकली कीज़ हैं, कितनी भी कीज़ हो सकती है, डजंट मैटर, कितनी भी टाइप की स्पीसीज हो सकती है, अपने तो कोड लिखने से मतलब है। तो पहले सबसे पहला काम क्या रहेगा अपना, अपन इंपोर्ट करेंगे सिस मॉड्यूल को, क्योंकि हमें जो इनपुट मिलने वाला है वो स्टैंडर्ड इनपुट से मिलने वाला है। विल जस्ट से 4 एक लाइन रीड करेंगे हम, हमें जो भी स्टैंडर्ड इनपुट दिया जा रहा है मैप्रोड्यूस के थ्रू। उस इनपुट लाइन के अंदर पहली लाइन हमें वो दिख रही है कि हमारी पहली लाइन ये है जो हमें इनपुट मिलेगी, इस लाइन को हमें प्रोसेस करना है, हमें की वैल्यू पेयर जनरेट करना है। तो मतलब कोडिंग सेम तरीके से रहेगी, अगर आपने एक बार कोडिंग कर लिया आपको ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। तो पहले आप सोचोगे यार मेरे को की अलग करनी है, वैल्यूज़ अलग करनी है, और वैल्यूज़ को भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि अब अपने को रिड्यूस करना है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि की के हिसाब से वैल्यूज़ को अपने को ऐड करते जाना है, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को अपने को ऐड करते जाना है। और अभी मैंने एनाकोंडा इंस्टॉल कर लिया है, तो आप चाहो तो एरे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नंपाई एरे अपन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं मॉड्यूल, लेकिन ध्यान रखना अगर आप हडूप क्लस्टर पे काम कर रहे हो तो हर एक नोड के ऊपर, जितने भी नोड आपके क्लस्टर में, जितनी भी मशीन्स आपके हडूप क्लस्टर में लगी हुई है, हर मशीन पे एनाकोंडा इंस्टॉल होना चाहिए। क्योंकि अगर आप नंपाई यूज़ कर रहे हो तो हर एक मशीन के ऊपर नंपाई मॉड्यूल अवेलेबल होना चाहिए। नंपाई यूज़ करने से फ़ायदा क्या होगा कि अपन एरियाज को ईजिली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर बिना नंपाई के अपन कोड लिखते हैं, बाद में नंपाई से अपन लिख लेंगे, तो पहले तो अपन की को अलग निकालेंगे, यहाँ से की वैल्यू निकालना पड़ेगा अपने को। तो अपन लिखेंगे यार मेरे को क्या चाहिए, मेरे को की और वैल्यू चाहिए, और हम क्या करना चाहते हैं, हम इसको स्प्लिट करना चाहते हैं, जो हमारी लाइन है उस लाइन को हम स्प्लिट कर देंगे। मैंने यहाँ पे सिर्फ स्प्लिट लिखा है, क्यों, इसका रीज़न आपको मैं दिखा देता हूँ पाइथन के अंदर। ये अगर आप पाइथन 3 पाइथन में अगर आप हो, कोई सी पाइथन हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे अगर आप लिखते हो सेटोसा \t सम वैल्यूज़ विद कॉमा सेपरेशन, और आप बैकस्लेशन भी आपके पास है, अगर आप
स्प्लिट यूज़ करते हो, बाय डिफ़ॉल्ट स्प्लिट क्या करते हैं, स्पेस, टेब और न्यू लाइन इनसे आपकी लाइन को स्प्लिट कर देता है। तो आप ऐसे करोगे तो आप देख पा रहे हो कि सेटोस आ रहा है मेरे पास, इसने बैकस्लैश टी से स्प्लिट कर दिया और बैकस्लैश एन को भी रिमूव कर दिया, तो मेरे पास इस तरह से आउटपुट आ जाएगा। ये मेरी की है, ये मेरी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है, तो देयर इज़ नो इशू, आई कैन यूज़ दैट पर्टिकुलर कोड। और अपन ने एक्चुअली बार बार अपने भी ओपन नहीं करना चाहिए, अपन ने क्या ओपन कर रखा है, जुपिटर नोटबुक ओपन कर रखा है, तो अपन वहाँ पे भी टेस्ट कर सकते हैं। तो स्प्लिट करने के बाद में आपको यहाँ पे एक आइडिया मिलेगा कि यार हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट आएगी, सेटोसा हमारे पास रहेगा और वैल्यूज हमारे पास क्या रहेगी जो भी अपन लिखा है, लाइक 5.1 और 3.5, 1.4 एंड 0.2, ये हमारे पास पूरी की पूरी स्ट्रिंग रहेगी। अब हमें की के हिसाब से एडिशन करना है, एवरेज निकालना है, तो हमें काउंट भी करना पड़ेगा कि कितने हमारे पास वैल्यूज आ रही है सेटोसा की और उनके करस्पॉन्डिंग एडिशन क्या है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मेरे को इन वैल्यूज़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा, अलग अलग निकालना पड़ेगा वैल्यूज़ को, और इनको करस्पॉन्डिंग अपने को फ्लोट वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा एडिशन करने के लिए, या कोई भी ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है अपने को, तो स्ट्रिंग को पहले वैल्यूज़ को सेपरेट करेंगे और उनको फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे। ये काम आपका मैप आराम से कर सकता है कि आप लिखोगे आपकी जो वैल्यूज़ है you will get a list of values using the map function, float you will use and you will just pass कि जो आपकी वैल्यू है उसको आप पास कर दोगे। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगी, वैल्यूज़ एक लिस्ट मिलेगी जिसमें 5.1 अपना आएगा, 3.5 अपना आएगा, 1.4 अपना आएगा और 0.2 अपना आएगा। आई थिंक आपने मैप रिड्यूस पढ़ा हुआ है, यू हैव यूज मैप रिड्यूस इन पाइथन। सो मैप क्या करता है, मैप कुछ नहीं करता है, मैप में आपने वैल्यू दिया है, वैल्यू का मतलब ये वैल्यू नहीं देंगे अपन, वैल्यू डॉट स्प्लिट कॉमा से देंगे, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, एक अपने को स्ट्रिंग चाहिए। अगर मेरे को इसको एक्सप्लेन करना पड़ा तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे अपन कि पहले जो वैल्यू है, वैल्यू क्या है अपनी, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को अपने स्प्लिट किया कॉमा से स्प्लिट करने पे क्या मिलेगी अपने को, कोट्स के अंदर 5.1 कॉमा, कोट्स के अंदर 3.5 कॉमा, कोट्स के अंदर 1.4 कॉमा, कोट्स के अंदर 0.2, ये अपने को एक लिस्ट मिलेगी। और फिर मैप फंक्शन क्या करेगा, इस लिस्ट के एक एक आइटम को, स्ट्रिंग 5.1 को उठाएगा, किसमें अप्लाई करेगा, फ्लोट फंक्शन में अप्लाई करेगा, तो फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, ऐसे करके एक एक वैल्यू को कन्वर्ट करेगा। और अपन ने चूंकि लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया है तो अपने को आउटपुट किस में मिलेगा, लिस्ट में। तो इस तरह से अपना आउटपुट आ जाएगा। अब क्या करना है अपने को, वैल्यूज़ की अपने फ्लोट वैल्यूज़ मिल गई। अब एक्चुअली क्या करना है अपने को, देखो ये वैल्यू अपने को ऐड करनी है, सारी वैल्यूज़ अपने को ऐड करनी है, तो ये एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू रहेगी अपने को, इसको अपने को एज इट इज़ ऐसे ही अपने पास नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट रो की वैल्यूज आएगी सेटोसा की, उन सबको अपन को आपस में ऐड करते जाना है। तो 0 एलिमेंट को 0 से ऐड करना है, 1 को 1 से ऐड करना है, 2 को 2 से ऐड करना है, 3 को 3 से ऐड करना है, हर एक कॉलम को अपन करस्पॉन्डिंग ऐड करते जाएंगे। तो उसके लिए हमें डेटा कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने एक डेटा डिक्शनरी बनाई और डिक्शनरी में हमारे पास कोई की वैल्यू पेयर हमें खुद से डिसाइड करने पड़ेंगे, इसीलिए हमने की जनरेट किया था। तो हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि अगर की नहीं है, इफ की नॉट इन किसके अंदर नहीं है, अपने पास जो अपना डेटा की है उसके अंदर नहीं है, इसका मतलब है अगर आपकी की एग्जिस्ट नहीं करती है, देयर इज नो की इनसाइड दी डेटा डिक्शनरी, मतलब पहली बार अपन बात कर रहे हैं कि पहली बार अपने को की बनानी पड़ेगी। तो वो तो बहुत सिंपल है, अपन डेटा के अंदर एक की जनरेट करेंगे, यानी सेटोसा नाम की बन जाएगी डेटा डिक्शनरी के अंदर। और वैल्यू पे क्या सेट करेंगे, अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, वैल्यू पे मैं एक लिस्ट सेट करूँगा, लिस्ट में पहला कॉलम अपना रहेगा वैल्यूज़ का, तो जो वैल्यूज़ अपने लिए उसको अपन डाल देंगे, दूसरा कॉलम रहेगा अपना काउंट का, तो काउंट अपना बाय डिफॉल्ट 1 रहेगा फर्स्ट टाइम, क्योंकि फर्स्ट काउंट आ रहा है, फर्स्ट टाइम अपने को वैल्यू मिली है सेटोसा की। इसका मतलब क्या हुआ, आपने डेटा डिक्शनरी के अंदर क्या अपडेट किया है, आपने एक सेटोसा नाम की बनाई है और वैल्यू पे आपने क्या सेट किया है, जो वैल्यू है वो आपने एक लिस्ट बनाई है और लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ आपने डाला है, तो वैल्यूज़ क्या है अपने पास 5.1, 3.5, सोच के देखना है, मतलब प्रोग्रामिंग मेरे लिए इजी है, मेरे को बहुत इजी लग रहा है, बट हो सकता है आपको बहुत हार्ड लग रहा हो, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस है ना, मैंने काफ़ी बार किया हुआ है तो आई थिंक, और मेरा थोड़ा प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी है, तो यू कैन जस्ट सी कि मेरे को प्रैक्टिस करते हुए स्किल्स अच्छी बुरी नहीं होती है, आपको प्रोग्रामिंग आती है, मेरे को भी आती है, मैंने बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, तो इट बिकम्स ईजियर टू अंडरस्टैंड, ईजियर टू राइट, जस्ट बिकॉज आई नो सो मेनी ऑफ यूज केसेस की मैं कुछ लिख रहा हूँ तो क्या होगा, दैट इज माई एक्सपीरियंस। आप थोड़ा एफर्ट डालोगे, एक्सपीरियंस लोगे, तो यू कैन ईजिली राइट डाउन द सेम टाइप ऑफ कोड। तो आपको समझना है कि अपने ये जो लिखा है एक्चुअली डेटा के अंदर सेटोसा की बन जाएगी, वैल्यू 1 रहेगी कि फर्स्ट काउंट है अपना, और ये अपने पास करस्पॉन्डिंग डेटा लिस्ट में चला जाएगा। अब क्या करना है अपने को, अगर ऐसा नहीं होता है एल्स पार्ट,
अगर की पहले से एग्जिस्ट करती है, मानो सेकंड टाइम अपने पास सेटोसा की वैल्यू आ रही है, तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो इसीलिए मैं नंबर ऑफ वैल्यूज को काउंट कर रहा हूँ कि कितनी कीज आ रही है सेटोसा की, कितनी कीज आ रही है वर्सिकुलर की, कितनी कीज आ रही है वर्जिनिका की। तो वो तो मैं काउंट कर रहा हूँ यहाँ पे कि करस्पॉन्डिंग सेटोसा की कितनी कितनी वैल्यूज अपने पास आई है। तो नंबर ऑफ वैल्यूज अपन काउंट कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन अपन काउंट करें कितनी ऑब्जर्वेशन है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पे जो अपन कोड लिख रहे हैं वो कोड अपन लिख रहे हैं टोटल वैल्यू के लिए। तो जो नेक्स्ट टाइम आएगा 5.1 में, उसकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी उसको ऐड करेंगे, सेकंड कॉलम को सेकंड कॉलम में ऐड करेंगे, थर्ड कॉलम को थर्ड कॉलम में ऐड करेंगे, फोर्थ कॉलम को फोर्थ कॉलम में ऐड करेंगे। तो ये ऐड करने के लिए अपने काम करना है। तो एडिशन के लिए अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे कि डेटा ऑफ की को हम अपडेट करेंगे, कि डेटा ऑफ की पे हम कुछ अपडेट करेंगे। हमें क्या डालना है, हमें वैल्यूज़ डालनी है, और प्लस हमें यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसमें कुछ हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमें काउंट डालना है। हम लिखा कि हमें काउंट डालना है और हमें वैल्यूज़ डालनी है। अब वैल्यूज़ कैसे जनरेट करेंगे, वैल्यूज़ जो पुरानी वैल्यू है उसके अंदर नई वैल्यूज़ को ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या निकाल देते हैं, ओल्ड वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगी ओल्ड वैल्यूज़, डेटा ऑफ की पे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, जब आप डेटा ऑफ की पे जाएगा, की पे अपन जाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को ये वाली वैल्यू मिलेगी कि सेटोसा, ये मिलेगी अपने को एक लिस्ट मिलेगी जिसमें अपने पास सारी वैल्यूज़ और सारा काउंट रहेगा। अपने उसकी वैल्यूज़ निकाले तो 0 पोजीशन पे अपने को वैल्यू मिल जाएगी, ये लिस्ट मिल जाएगी 5.1 3.5 जो भी एग्जिस्टिंग लिस्ट है। और जो काउंट वैल्यू मिलेगी अपने को, काउंट वैल्यू तो अपन ऐड कर देंगे कि डेटा ऑफ की पे जाएंगे, जो भी वर्ड है उसकी फर्स्ट पोजीशन में जाएंगे, फर्स्ट पोजीशन में अपना काउंट मिल जाएगा, उस काउंट में +1 कर देंगे क्योंकि हमें काउंट को क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। तो हमने +1 किया तो जो भी काउंट है जैसे 1 है तो यहाँ पे 2 होकर अपना CNT में चला जाएगा। तो CNT तो हमने अपडेट कर दिया, पर वैल्यूज़ को हमें बनानी पड़ेगी। और वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, वैल्यूज एक लिस्ट होनी चाहिए जिसमें पुरानी लिस्ट का डेटा क्या हो जाना चाहिए, ऐड हो जाना चाहिए। तो कैसे ऐड करेंगे अपन, पहले तो मैं जिप फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ कि मेरे को क्या करना है, मेरे को जो करंट वैल्यूज़ है मेरी या जो ओल्ड वैल्यूज़ है, ओल्ड वैल्यूज़ के साथ में मेरे को करंट जो वैल्यूज़ है उनको ऐड करना है। जिप फंक्शन क्या करता है, आपको पता होगा कि जिप फंक्शन क्या करेगा, ये जो वैल्यूज़ अपनी जनरेट हो रही है ये 5.1, इसको पुरानी वैल्यू 5.1 के साथ में मर्ज कर देगा, सेकंड को सेकंड के साथ में मर्ज कर देगा, थर्ड को थर्ड के साथ में, फोर्थ को फोर्थ के साथ में, यानी एक टपल बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। ये 5.1 और ये 5.1 साथ में आएंगे, 3.5 और 3.5 साथ में आएगा, 1.4 और 1.4 साथ में आएगा, 0.2 और 0.2 साथ में आएगा। यानी वैल्यूज़ में कोई एक टपल मिलेगा जिसमें दोनों वैल्यूज़ अपनी क्या जाएगी, कंबाइन हो जाएगी। या जिप की जरूरत ही नहीं है, अपन डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एडिशन ही लगा सकते हैं कि अपन मैप कर देंगे, मैप में अपन एक लैम्डा फंक्शन पास कर देंगे कि हमें वैल्यू 1 मिलेगी, वैल्यू 2 मिलेगी, वैल्यू 1 हमें ओल्ड वैल्यू से मिलेगी और वैल्यू 1 हमें वैल्यू से मिलेगी। हम रिटर्न क्या करेंगे, वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 को। तो बहुत सिंपल कोड है। मैप लैम्डा अपना क्या काम करेगा कि ऐड करने का काम करेगा दो वैल्यूज़ को, और मैप क्या करेगा, फर्स्ट वैल्यूज आपको रिटर्न करेगा। दिस इज फर्स्ट वैल्यू, दिस इज फर्स्ट वैल्यू, ये दोनों अपने को यहाँ पे रिटर्न करते रहेंगे अपन। तो इस तरह से अपना काम हो जाएगा, कोई दिक्कत अपने को नहीं आएंगी। तो यहाँ पे ये करके ओल्ड वैल्यूज़ वगैरह मैप कर दिया अपन ने, और अपने को लिस्ट चाहिए वापस से तो उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ थी उनमें आपकी जो करंट वैल्यूज़ है वो ऐड हो जाएगी, सम होता जाएगा अपना, और उसके बाद में हम वैल्यूज़ को वापस से अपडेट कर देंगे, नई वैल्यूज़ को नए अकाउंट को डेटा ऑफ की पे। और ऐसा हर बार होता जाएगा। तो एट लास्ट जब अपना ये पूरा काम खत्म हो जाएगा तो उस टाइम पे हमें क्या मिलेगा, अगर कोई भी एरर आती है, एक चीज़ अपन भूल गए कि अगर कोई भी एरर आती है तो हमें उसको इग्नोर करना है। तो ट्राई एक्सेप्ट और लगा सकते हो कि ट्राई, कोई भी एरर आती है फॉर लूप के अंदर, ये जो पूरा कोड हमने रन किया है, इंडेंटेशन का ध्यान रखना पड़ेगा अपने को प्रॉपर। तो ये जो पूरा कोड हमने रन किया है, इस पूरे कोड में हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो इफ एल्स होएगा, अगर कोई एरर आती है, इफ़ वी एक्सेप्ट एनी एरर देन हम लगाया एक्सेप्ट, और उस एक्सेप्ट में हम डाल देंगे एक्सेप्शन को, कि कोई भी एक्सेप्शन आता है उसे हमें इग्नोर करना है। तो हम कंटिन्यू कीवर्ड डाल देंगे कि आपको कंटिन्यू करते रहना है, दैट्स इट। और जब काम कंप्लीट हो जाएगा हमारे फॉर लूप का, तो हमें क्या करना है, हमें आउटपुट प्रिंट करना है। तो बहुत सिंपल है कि हमें की लेना है, वैल्यूज़ को आप इस तरह से अटेंड कर सकते हो कि हमें सम लेना है, हमें काउंट लेना है, ठीक है। लाइक आप बोल सकते हो टोटल डिवाइड बाय कैपिटल एन नंबर ऑफ वैल्यूज़। आई थिंक आपको पता होना चाहिए वैसे तो, बट मैं बता देता हूँ कि क्या होता है। बेसिकली जैसे मानो होगा इसको डेटा इस तरह से रखा हुआ है कि डेटा रखा हुआ है, मेरे पास रखा हुआ है कि सचिन नाम का यूज़र है, उसके टोटल मार्क्स जो है सब्जेक्ट में वो 100 है, और सब्जेक्ट कितने थे, 3 सब्जेक्ट थे। ये मेरे पहली वैल्यू है मेरी लिस्ट के अंदर।
जो दूसरी वैल्यू है अपने पास वो कुछ इस तरह से लिस्ट रखी हुई है कि लिस्ट में अपने पास मानो कोई रजत नाम से कैंडिडेट है, उसके 300 मार्क्स हैं 3 सब्जेक्ट्स के अंदर, तो उसका एवरेज परसेंटेज कितना होगा। मेरे पास एक सिमरन नाम से कैंडिडेट है, उसके 270 मार्क्स हैं आउट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, सो व्हाट विल हैपन, दिस इज हाउ माई डेटा इज रिटर्न इन टू ए लिस्ट। एंड अब क्या करना है अपने को, अगर मैं उठाऊंगी मेरे को की उठाना है और वैल्यू उठाना है, किस में से, डेटा अपनी डिक्शनरी होनी चाहिए, अपन डिक्शनरी यूज़ कर रहे हैं ना, तो लेट्स मी यूज़ डिक्शनरी, प्रॉपर अपन वही यूज़ करते हैं जैसा अपन ने लिखा है, तो अपन डिक्शनरी यूज़ कर रहे हैं। और डिक्शनरी में फिर अपना ये सचिन क्या बन जाएगा, की बन जाएगा, ये अपना यूज़र है, दिस विल बिकम की, रजत विल बिकम की एंड सिमरन विल ऑल्सो बिकम की, यानी जो लिस्ट है ये क्या बन जाएगी, अपनी वैल्यू बन जाएगी। तो वी कैन जस्ट सेपरेट इट बाय कॉलन एंड ये लिस्ट वाली चीज़ हटा देंगे, ठीक है। तो अगर हम की वैल्यू उठाते हैं डेटा आइटम्स के अंदर से, तो ये तो बहुत सिंपल है कि देखो क्या हो रहा है अपने पास यहाँ पे, की में तो नेम आ जाएंगे और वैल्यू में आपकी लिस्ट आ जाएगी जिसमें 2 वैल्यूज़ हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे इन वैल्यूज़ को भी क्या करना है, एक्सट्रेट करना है, इटरेट करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, आप की ले सकते हो, की के अंदर अपन यहाँ पे डाल सकते हैं कि हमें यहाँ पे 2 वैल्यूज़ मिल रही है, तो हम एक तो बोलेंगे हमें टोटल मिल रहे हैं और हमें कैपिटल एन मिल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं अपन टपल एन पैकिंग। तो यहाँ पे फिर आप प्रिंट कर सकते हो कि टोटल डिवाइड बाय एन, और आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, परसेंटेज मिल जाएगा। मैंने टोटल एन को प्रिंट कर दिया है तो सेम चीज़ मिल रही है आपको। और इजी क्या होगा कि अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो आप प्रिंट कर सकते हो कि परसेंटेज कितनी है, टोटल डिवाइड बाय कैपिटल एन, या इस ऊपर वाले में लिख दो कि टोटल एन ये था और हम डिवाइड करेंगे तो टोटल डिवाइड बाय एन। इस तरह से आप काम कर सकते हो। और इसको 2 डेसिमल के फ्लोट वैल्यूज़ में अपने डालना है, तो राउंड फंक्शन अपन अप्लाई कर सकते हैं। राउंड फंक्शन आप अप्लाई करोगे, इसको 2 डेसिमल प्लेस तक यूज़ कर लोगे, तो राउंड कॉमा 2 एंड एक ब्रैकेट अपना छोड़ कर तो उस ब्रैकेट को अपन यूज़ कर लेंगे। सेम कोड अपन लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी ये सेम कोड मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। मेरे को सिर्फ ये टोटल और एन प्रिंट नहीं करना है, सो वी डोंट वांट टू जस्ट प्रिंट टोटल एंड एन, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे टोटल और एन को हटा देंगे। तो राउंड हमने यूज़ किया, दिस इज डन, ठीक है। और यही सेम कोड सेम टाइप से हमने क्या बनाई थी, डिक्शनरी बनाई थी हमारे रिड्यूस कोड के अंदर इनिशियली। तो यहाँ पे हम वही लिख रहे हैं कि एक्चुअली मैं पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ, सेम मैंने यूज़ करके दे दिया कि टोटल बाय एन बाई टू राउंड प्लेसेस एन नंबर ऑफ आइटम्स टोटल वैल्यू हम प्रिंट कर देंगे। प्रिंट कर दो तो भी चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंट कर दो या इसको अपने को प्रॉपर फॉर्मेट करके आउटपुट देना है तो आप फॉर्मेट करके स्ट्रिंग बना सकते हो कि हमें जो रो हमें आउटपुट में देनी है वो एक स्ट्रिंग रहेगी, उसमें की आएगा, कॉमा की जगह अपन बैकस्लैश टी मान लेते हैं कि टेप सेपरेटेड हम आउटपुट देंगे, जो राउंड वैल्यू आएगी हमारे पास उसको भी हम स्ट्रिंग में फॉर्मेट कर देंगे। ओके, सो राउंड वैल्यूज को फॉर्मेट कर देंगे एंड दैट्स इट। ये हमारी बैकस्लैशन के साथ में एक स्ट्रिंग बन जाएगी। इसको हम इसको राइट करने के लिए sys.stdout राइट कर देंगे हमारे पास जो पे आउटपुट है। सो वी विल राइट दिस इज रो एंड दैट्स इट। नाउ लेट्स टेस्ट दिस कोड इज वर्किंग फाइन और नॉट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल जस्ट से कि हमें सारा आउटपुट रीड करना है iris.csv से। उस आउटपुट को हमें इनपुट देना है किसको, मैप फाइल को, तो ./map iris, और फिर हमें इसको रिड्यूस करना है ./reduce iris.py फाइल से। डेटा डॉट आइटम्स लिखना पड़ेगा, इफ़ की नॉट इन डेटा, यहाँ पे एरर आ रही है अपने पास, इफ की नॉट इन डेटा। एरर क्या दे रहा है एक्चुअली, लेट मी से, एरर इज सिंटेक्स एरर। व्हाई देयर इज सिंटेक्स एरर, इफ की मैंने बोला कि 1 नॉट इन डेटा प्रिंट लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब इसके ऊपर लाइन में कोई दिक्कत है फिर, सो जस्ट चेक द कोड। इसके ऊपर लाइन में क्या दिक्कत है, यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत है, यहाँ पे अपन ने लिस्ट वाला फंक्शन बंद नहीं किया है, दैट्स व्हाई द एरर। नाउ लेट्स चेक आवर स्क्रिप्ट इज वर्किंग और नॉट।
Again, there is a problem in row that unsupport operand type string for list and integer. So key total divide by n. Yeah, total divide by n we cannot do that. अपने एक छोटी सी प्रॉब्लम कर दी है कि यहाँ पे जो टोटल है वो थोड़ा डिफरेंट आ रहा है. इतना इजी नहीं है ना. अपना टोटल जो है वो कुछ इस तरह से एक लिस्ट है. टोटल अपने पास एक लिस्ट है जिसमें आपका सम रखा हुआ है कि 5.6, 7.8 एंड 3.9. तो अपने को जो आउटपुट जनरेट करना है ना, जो डिवाइड करना है अपने को, वो क्या करना है एक्चुअली हर एक वैल्यू को डिवाइड करना है. तो यहाँ पे हर एक वैल्यू को डिवाइड करना है. तो आप लिखोगे कि हमें टोटल हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है. तो एवरेज विल बी इक्वल टू लिस्ट मैप और लैम्डा फंक्शन. हमारे पास वैल्यू आएगी, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगी हमारे पास n, जिसमें हम कैपिटल N डाल देंगे जो हमें मिल रहा है. और इसको हम यूज़ कर लेंगे कि हमें आउटपुट क्या देना है, वैल्यू डिवाइड बाय n. सॉरी n, हमें ये आउटपुट देना है. या आप कैपिटल N भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो अपने करंट स्पेस में अवेलेबल है, बट दैट डजंट मैटर. वैल्यू बाय n आप रिटर्न करोगे. इन वैल्यू कहाँ से मिलेगी अपने को, वैल्यू मिलेगी अपने को टोटल से. अपने को हर एक वैल्यू को अपेंड करना है. एंड देन हम एवरेज को, क्योंकि सबका एवरेज अलग आएगा, तो हम एवरेज को क्या कर देंगे, कोमा से ज्वाइन कर देंगे. मल्टीपल वैल्यूज़ है ना अपनी, सिंगल वैल्यू थोड़ी है. तो हम एवरेज को कोमा से ज्वाइन कर देंगे कि ज्वाइन जो भी हमारा टोटल है या एवरेज है उसको हम कोमा से ज्वाइन कर देंगे. एंड देन हम यहाँ पे टोटल बाय n नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे एवरेज प्रिंट कर देंगे. और राउंड वाला फंक्शन हमें यहीं पे यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे डिवाइड कर लें तो हम यहीं पे 2 पहले डेसिमल तक राउंड करेंगे. यहाँ पे हमें राउंड फंक्शन यूज़ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एवरेज प्रिंट करना पड़ेगा जो कॉमा सेपरेटेड है. एंड देन डन. थोड़ा सा कोड आप चेक, आप समझ जाना ना, मतलब लिखोगे तो आप समझ जाओगे कैसे मैंने लिखा है. आप एक बार चेक करना, नहीं है समझो तो पूछना मेरे को. तो बोला कि स्ट्रिंग मिलनी चाहिए थी, इसको फ्लोट मिल गया. एवरेज इसको फ्लोट कैसे मिल गया. अच्छा, यहाँ पे एक और दिक्कत है कि यहाँ से अपने को स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी क्योंकि जॉइन फंक्शन सिर्फ स्ट्रिंग्स पे काम करता है, ना कि फ्लोट वैल्यूज़ पे. तो कोई बात नहीं है, अपन यहाँ पे लैम्डा से स्ट्रिंग कन्वर्ट करके स्ट्रिंग में रिटर्न कर देंगे. And now we are getting the output. Setosa 5.01, 3.43. Is it comparable to the output of our system? So यहाँ पे चेक करते हैं अपन कि कोड अपने सही काम कर रहा है क्या. देखो यहाँ पे आ रहा है सेटोसा का 5.006 आ रहा है, 3.428 आ रहा है. तो यहाँ पे अपन चेक करें. स्विच नहीं कर रहा है यहाँ पे अंदर, ठीक है. तो वी कैन जस्ट कंपेयर दिस यूजिंग टर्मिनल स्विच. एक तो यहाँ पे एक लफड़ा ये हो रहा है ना, स्क्रीन का लफड़ा हो रहा है मेरे. थोड़ा सा मेरे को रिजोल्यूशन चेंज करना ही पड़ता है हर बार. नाउ इट विल बिकम बेटर. ओके, अब अपना काम करेगा. हाँ, तो देखो अपने पास सेटोसा का 3.43 आ रहा है, यहाँ पे 5.01 आ रहा था. लेकिन जैसे 5.006 01 आ रहा था, मतलब 0.06 करना 0.1 में अपने 2 डेसिमल पहले लिए. यहाँ पे 3 डेसिमल पहले है. तो अगर आपको सेम आउटपुट चाहिए तो आप 3 डेसिमल पहले डाल सकते हैं, अपन को दिक्कत नहीं है. अपने को अपन यहाँ पे 3 डेसिमल पहले डाल देते हैं. सो इफ यू रन दिस यू विल सी द एग्जैक्ट आउटपुट कि 5.006, 5.006, 3.428, 1.426, मतलब सेम कोड है लेकिन एक डिफरेंट वे में. मैप रिड्यूस प्रोग्रामिंग के अंदर अपन ने सेम कोड लिखा है. और अगर ये कोड यहाँ पे वर्क कर रहा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है. हम हडूप स्ट्रीमिंग यूज़ कर सकते हैं कि मैप रिड्यूस, मैप रेड स्ट्रीमिंग, ये कमांड थी ना अपनी कि मैप रिड्यूस से स्ट्रीमिंग हमें करनी है. हमें हाइफन मैप कोड देना है. मैप के लिए हम यूज़ करेंगे हमारी मैप अंडरस्कोर आइरिस PFL हाइफन रिड्यूस कोड हमें देना है. उसके लिए हम यूज़ करेंगे हमारी रिड्यूस डॉट आइरिस फाइल. हाइफन इनपुट हमें कहाँ से रीड करना है, हमें आइरिस फोल्डर से रीड करना है. हाइफन आउटपुट हमें कहाँ राइट करना है, आइरिस अंडरस्कोर स्पीसी या एवरेज, इस नाम से राइट करना है. आप इस कोड को रन करोगे. हाइफन नहीं करना, अपने सिर्फ हाइफन यूज़ करना है.
so you only have to use hyphen reduce hyphen input iris hyphen input hyphen map और hyphen output, not hyphen hyphen. इसको अपन एक्सिक्यूट करेंगे. अगेन इट इज सेइंग, क्या बोल रहा है, एरर क्या आ रही है, अपने एरर चेक करता है. एरर इज सेइंग streaming.jar file unrecognize option hyphen map mapper or reducer, sorry mapper hyphen reducer. तो कमांड याद कर लेना. अब मैप रिड्यूस स्ट्रीमिंग हाइफन मैपर मैप फाइल हाइफन रिड्यूसर रिड्यूस फाइल हाइफन इनपुट इनपुट फोल्डर हाइफन आउटपुट आउटपुट फोल्डर. एंड दिस इज एग्जीक्यूटिंग a map reduce job. So the job is running right now, and once you finish the job it will happen to you. So basically now it's your choice guys कि अभी अपन यान पढ़े या फिर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहोगे. तो मेरे को फटाफट रिप्लाई करो मैसेज में कि मैं आपको कुछ टास्क में भूल के था लास्ट टाइम, मेरे को याद दिला दिया करो. अगर मैं टास्क सेंड नहीं करूँ, थोड़ा शेड्यूल बिजी रहता है, तो एक्चुअली आपकी क्लास करने के बाद मेरे को बहुत सारे काम रहते हैं, मैं भूल जाता हूँ कि मैंने क्या काम किया है. ठीक है, यहाँ पे कुछ एरर आ रही है. एक्चुअली ये जो एरर है वो अपने इसलिए आ रहा है क्योंकि अपन ने रिलेटिव पाथ दे दिया ना. मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जब भी आप यहाँ पे फाइल्स अपलोड करो आप अपना कंप्लीट पाथ देना स्लैश होम हडूप मैप रिड्यूस के अंदर मैप iris.py फाइल रखी हुई है, फुल पाथ देना ना, क्योंकि रिलेटिव पाथ में दिक्कत कर देता है कि मैं होम हडूप और उसके अंदर मैप रिड्यूस के अंदर हमारे पास रिड्यूस iris फाइल रखी हुई है. तो कंप्लीट पाथ देना है आपको मैपर फाइल का, प्रॉपर फुल पाथ या जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ आपको देना है. अब इसने ऑलरेडी क्या करा है, हडूप के अंदर इसने ऑलरेडी एक फाइल बना दी है, ऑलरेडी एग्जिस्ट. ठीक है, तो एक्चुअली कोई ऑप्शन है क्या ओवरराइट करने का? लेट मी चेक. मैप रिड्यूस स्ट्रीमिंग hyphen remove something, it will give me an error, but I will just get to know about the options. Input output mapper combiner reducer file input format output format partitioner reduce task input reader map debug IO lazy background verbose info help. नहीं, इसने ओवरराइट करने के लिए कोई भी अपने क्या नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है. आपको डिलीट करना पड़ेगा HDFS हाइफन RM हाइफन R स्लैश iris_average. ये इन्होंने क्रिएट कर दिया था HDFS के अंदर, तो बोल रहा है कि सेम नाम से आप दोबारा फोल्डर क्रिएट नहीं कर सकते. तो अपन ने इसको डिलीट कर दिया, दोबारा अपनी स्क्रिप्ट रन कर दी, आपके बारे काम कर जाएगी. लास्ट टाइम इसको फाइल नहीं मिली थी, मैंने एरर था ढंग से नहीं पढ़ा क्योंकि मेरे को पता था क्या एरर है. वो बोला था नो सच फाइल और डायरेक्टरी, क्योंकि अपन ने पाथ सही से नहीं दिया है तो उसको मैपर और रिड्यूसर की फाइल्स नहीं मिल रही थी. अगर आप एब्सोल्यूट पाथ दे दोगे उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना. तो लेट अस चेक कि ये सेम अपना हडूप के अंदर रन करता है नहीं करता है डिस्ट्रीब्यूटेडली. सी डन. आउटपुट चेक कर सकते हो iris एवरेज के ऊपर जाके. डायरेक्टरी है लेकिन इसमें फाइल जो बनी होगी अपनी पार्ट हाइफन 1 2 3 4 5 ये वाली बनी होगी. अब इतना अपने एक्सपीरियंस हो चुका है तो अपने को पहले से पता है कि फाइल का नाम वही रहेगा. एंड यू कैन जस्ट सी अपना जैसा आउटपुट जिस फॉर्मेट में मैंने आउटपुट राइट किया है उस फॉर्मेट में अपना आउटपुट राइट हो गया है. और इसी को बोलते हैं अपन एनालिसिस स्क्रिप्ट्स. दीज आर दी डेवलपर्स वर्क कि आपको क्या लिखना है, आपको एनालिसिस की स्क्रिप्ट्स डालनी है. आपके पास ऑब्जेक्टिव आएगा, कंपनी चाहती है कि आपको एनालिसिस करना है, आप डाटा साइंटिस्ट, तो आपको मैप रिड्यूस की जॉब लिखनी है, तो उसके लिए आपको इस तरह से प्रोग्राम्स लिखने पड़ेंगे. अब जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो. टेक्निकली मैप रिड्यूस कैसे काम करता है, कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, मैंने 3-4 स्क्रिप्ट्स आपको बता दिए. आपने जो भी पांडास के अंदर जो भी काम किया है, मतलब ट्राई करो कि जितना जो भी आपने ऑपरेशंस करें वो ऑपरेशंस आप यहाँ से करो, है ना. जितने भी ऑपरेशंस आपने अभी तक रन करें, जैसे मानो आपने जो एनालिसिस किया है पांडास के थ्रू आपने एनालिसिस किया है, सेम डेटा सेट उठाओ और सोचो कि यार ये अगर काम मेरे को जो भी आपके एग्रीगेशन और ट्रांसफर फंक्शन थे ये अगर मेरे को मैप रिड्यूस से करना पड़े तो हाउ आई विल राइट मैप रिड्यूस स्क्रिप्ट्स. ये आपका प्रैक्टिस सबसे बढ़िया तरीका रहेगा. और आई थिंक अब मेरे को पता है कि आप लोगों का क्या है कि सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी लो होगी तो हडूप काफ़ी धीरे चलता है, तो बहुत पेशेंस की जरूरत पड़ेगी आपको ये काम करने के लिए, बट यू कैन डू इट. कुछ पूछना है किसी को तो बताओ. अभी अपन यान कंटिन्यू करें या फिर कल स्टार्ट करें यान अपन, इट इज योर चॉइस, बताओ. Now reply fast so we can decide further.
ओके, तो एक ही कंडीशन है, कल मैं आपको भी ये कुछ टास्क भेज रहा हूँ, वो टास्क आपको कंप्लीट करने हैं मैप रिड्यूस के। और मैप रिड्यूस में कोई भी डाउट हो आप मेरे को कल पूछ लेना, क्योंकि मैप रिड्यूस टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। इस टॉपिक को आपको थियोरेटिकली पढ़ना है, पूरा चैप्टर पढ़ना है। वो जो चैप्टर दिया हुआ है ना अपने को, कौन सा चैप्टर, अपने की जो बुक है जीटीपीएस वाली, उस बुक के अंदर जो मैंने आपको हडूप की बुक भेजी थी, उस बुक के अंदर सेकंड चैप्टर है अपना मैप रिड्यूस, या तो थर्ड चैप्टर है। उस मैप रिड्यूस चैप्टर में आपको एक टास्क दिया हुआ है, उसमें उन्होंने एक डेटा सेट यूज़ किया हुआ है, ठीक है। उसमें उस डेटा सेट के बारे में डिटेल में उन्होंने बात कर रखी है। उसका लिंक भी आपको दिया हुआ है डेटा सेट का बुक के अंदर। तो आप गिटहब से उस डेटा सेट को डाउनलोड करोगे, उसको अपने हडूप के अंदर अपलोड करोगे, और जो कोड उन्होंने किसी में लिखा हुआ है, जावा में लिखा हुआ है, वो कोड आपको पाइथन में लिखना है और सेम आउटपुट आपको जनरेट करना है, ठीक है। आई विल मेक इट शॉर्ट, अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं आपको लिख के भेज दूंगा, वरना ये मैंने आपने टास्क दे दिया है आपको कि हडूप वाली फाइल जो है, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, कहाँ गया अपने पास PDF आ गई हडूप की। काफ़ी अच्छी बुक है वो, उसमें पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ और मिलेगी। जैसे आप कंबाइनर का कोड चेंज कर सकते हो, आप अपने जो इनपुट स्प्लिट है उसका कोड आप चेंज कर सकते हो। जैसे अपन अभी देख रहे थे ना स्ट्रीमिंग में कि अपने कमांड चलाई थी, लेट मी शो यू, अपने कमांड चलाई थी ये वाली, ये से मैंने गलत कमांड चलाई थी जस्ट टू चेक कि क्या क्या ऑप्शन अपन पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऑप्शन में क्या पास कर सकते हो, पार्टीशनर का कोड आप पास कर सकते हो, आपके रिड्यूसर कंबाइनर का कोड अपन पास कर सकते हैं, ठीक है। सफल एंड शॉर्ट का कोड इन्होंने दिया है, कंबाइनर ही अपना सफल एंड शॉर्ट है, तो कंबाइनर में आप सफल एंड शॉर्टिंग का कोड पास कर सकते हो कि शॉर्टिंग किस बिहाफ पे शॉर्टिंग आपको परफॉर्म करनी है, तो वो आप यहाँ पे पास कर सकते हो। बाकी इस बुक की अपन बात कर रहे थे, हाँ इसमें एनालिसिस डेटा चल रहे हैं। तो देखो ये यहाँ पे बात करा कि NDC, ठीक है, NCDC डेटा आपको दिया हुआ है, टेक्स्ट फॉर्मेट है, इनपुट टेक्स्ट फॉर्मेट है, इस तरह से आपका डेटा रखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे की वैल्यू पेयर पहचानने, आपको इस तरह से सिर्फ 1950 और उसका टेम्परेचर निकालना है ईयर वाइज, और उस टेम्परेचर में आपको उसका एवरेज निकालना है, जो भी उन्होंने दे रखा है कि किस ईयर में कितना एवरेज आउटपुट अपने पास था टेम्परेचर का, ये आपको निकालना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। तो यू नीड टू डू दिस बाय योर सेल्फ। तो ये जैसे इन्होंने कोड लिखा हुआ है जावा का, आप इसको भी रन कर सकते हो, कॉपी करना है इसको कॉपी करके डेटा को डाउनलोड करना, अपलोड करना और इस कोड को रन करना, ठीक है। अगर नहीं मिलता है डेटा मेरे को बोलना, मैं डेटा डाउनलोड करके आपको सेंड कर दूंगा। तो ये आपका टास्क है जो आपको करना है कल की क्लास से पहले, ताकि कल अपन फिर यान पे फोकस करें। कल अपन यान पढ़ेंगे और यान के साथ में अपन बात करेंगे स्कूप की। तो कल अपन डेटाबेस इंस्टॉल करेंगे लिनक्स में कि डेटाबेस कैसे इंस्टॉल होता है, और उसके बाद अपन यान की बात तो करेंगे। उसके बाद अपन अगर टाइम मिला अपने को तो अपन स्टार्ट करेंगे लर्निंग अबाउट स्कोप, जो नेक्स्ट टूल है अपना। तो दिस इज़ द टॉपिक फॉर टुमारो एंड थैंक यू गाइस फॉर कनेक्टिंग। बाकी कोई डाउट आता है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। मैंने कॉन्फ्रेंस फाइल्स शेयर कर दी थी, तो अगर किसी को कॉन्फ्रेंस फाइल्स में दिक्कत है तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो उसको, और कुछ पूछना हो डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकते हो ना। तो कल मिलते हैं फिर अपन, बाय बाय।